नमस्कार दोस्तों, टैक्स लॉ एजुकेशन सोसाइटी की इस जूम मीटिंग में आप सबका स्वागत है। मैं अरुण आहूजा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ टैक्स लॉ एजुकेशन सोसाइटी। मेरे साथ इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि गुप्ता जी हैं और हमारे चीफ पैट्रन डॉक्टर गिरीश आहूजा जी, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, 23 मार्च को फाइनेंस बिल विदाउट एनी डिस्कशन पास हो चुका है विद अराउंड 50 अमेंडमेंट्स। और ये अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ एक मेजर्स किए हैं। क्योंकि देखिए, आप सबको पता है कि हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं और ये कब तक चलेगा अभी कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कुछ डेट्स को एक्सटेंड किया है और कुछ फैसिलिटीज दी हैं डिपार्टमेंट को भी और हम प्रोफेशनल भाइयों को भी। और इस सेशन में, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी हमको क्वेरी आई थी कि आप कोई सेशन कर रहे हैं, तो हमने उनकी रिक्वेस्ट पे भी डॉक्टर गिरीश जी से बात की और इसमें डिपार्टमेंट के काफी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर्स जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। और यूट्यूब पे ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो कुछ दर्शक वहां से भी जुड़े हैं। तो दोस्तों, पहले हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंस बिल को जो भी पास हुआ है अभी 23 मार्च को, और उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस डॉक्टर गिरीश आहूजा जी से करेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स आप प्लीज, जो भी क्वेश्चंस हो आप या तो हैंड रेज कर दीजिएगा, इसके अंदर एक आइकॉन होता है, वो आप करेंगे क्लिक तो हमको पता लग जाएगा कि यू हैव एनी क्वेरी, और अदरवाइज यू कैन गिव योर क्वेरी इन चैट बॉक्स। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर रवि गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वेलकम डॉक्टर गिरीश आहूजा। क्या बातें कर रहे यार, किससे मेरे को क्यों वेलकम करा रहे हो? नहीं सर, प्रोटोकॉल तो पूरा कर बंदा ना एब्सोल्यूट वो काम में कह दे मुझे क्या। डॉक्टर रवि जी। हाँ सर, थैंक यू सो मच। इन दिनों में भी आप सबका ज्ञान बढ़ा रहे हो, रोज अपना वेबिनार करके, और टाइम सबका यूटिलाइज हो रहा है और नॉलेज भी बढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ स्ट्रेट टू डॉक्टर आहूजा फॉर his observations on the ordinance which has been issued, extending the time periods and giving certain facilities to the taxpayers and to the department. Sir, please. Thank you, Dr. Ravi Gupta. Good afternoon, friends. Let me tell you one thing. The secretary has told me, Mr. Arun Ahuja has told me to first talk to you about government amendment and then ordinance. So I'll go in that order. First thing, let me tell you what are government amendments. जब इनकम टैक्स बिल है तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट की क्या बात होती है? The point is, income tax bill is prepared and is already presented to the was prepared and presented to the Lok Sabha. उसके बाद गवर्नमेंट भी अमेंडमेंट ला सकती है, एज वेल एज एमपीज भी वहां जो बैठे हैं वो अमेंडमेंट ला सकते हैं। वो अमेंडमेंट जो लाते हैं वो फिर उसके बाद वोटिंग होती है और अमेंडमेंट को पास किया जाता है हर बार। क्योंकि ये अमेंडमेंट फाइनेंस बिल में नहीं है, फाइनेंस बिल तो ऑलरेडी चला गया है। अब फर्दर अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने की या फर्दर अमेंडमेंट जो वहां एमपीज बैठे हैं उन्होंने मूव करी और वहां डिस्कस होती है, और डिस्कस होने के बाद वो नॉर्मली इस बार तो कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है, डिस्कस होने के बाद पुट टू वोट की जाती है। आपको पता होगा, दोज हू से आई 3 बार पूछते हैं, दोज हू से वो करते हैं, हर क्लॉज को पुट किया जाता है उस वक्त पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कराने के लिए। तो जितनी भी गवर्नमेंट अमेंडमेंट हैं ये बाद में इंट्रोड्यूस होती है जिस दिन बिल पेश किया जाता है पास होने के लिए। पार्लियामेंट में पास होने के टाइम पे बिल पेश किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो वहीं पे डिस्कस होकर वहीं पर वोटिंग करके शाम तक बिल पास हो जाता है। कभी कभी लेट हो सकता है, अदरवाइज शाम तक बिल पास। ये ट्रेडिशन शुरू से चला आ रहा है। दिस इज हैपनिंग फॉर एजेस, दैट फर्स्ट द बिल इज प्रेजेंटेड, इट इज मूव्ड इन द पार्लियामेंट, एंड देयर आफ्टर
at the time of getting it passed from the Lok Sabha, certain amendments are moved by the government as well as by the opposition also. Whatever accepted there, they are incorporated in the finance bill. So इसलिए इसको गवर्नमेंट अमेंडमेंट बोलते हैं. इसको इनकम टैक्स भी तो अमेंडमेंट हुई है जो बिल है, लेकिन ये गवर्नमेंट अमेंडमेंट है, ये ट्रेडिशन चला आता है. तो इस बार भी गवर्नमेंट अमेंडमेंट हुई. देयर वर अबाउट 40 अमेंडमेंट्स व्हिच वर देयर. ये 40 नंबर हैं, बट दे आर ओनली मेजर 18 वो है, क्योंकि एक सेक्शन में 3 चेंजेस भी है. सो देयरफॉर दे आर ओनली 18 नंबर. Those amendments have been incorporated in the finance bill, and thereafter it was given to the what you call Rajya Sabha. After incorporating the government amendment, Rajya Sabha में एक formality होती है, because it is a money bill. They cannot make any amendment. It has to be passed by them. If they don't pass also, it is by default taken as passed. And then it goes to the president. So therefore, whatever amendments are brought, they are only brought in the Lok Sabha. And we call it a government amendment. The first amendment is very simple. Actually, let me not take my time. Section 215 में एक chief commissioner की definition दे रखी थी, chief commissioner of income tax. There they had not mentioned director general of income tax or principal director general of income tax. Meaning of chief commissioner of income tax में ये दो word missing थे, दो designation. They have included chief, include director general of income tax and principal general of income tax. ये सिर्फ procedural थी amendment section 215 में डाल दी गई. सबसे important amendment is there in section 6 relating to residential status. Let me explain you in detail, because Arun ji have told me that ये 1 घंटे का बोला है, आप 2 घंटे तक जा सकते हैं. अगर by chance भी जाएं तो बता दें, हम और दिन कर लेंगे, लेकिन मैं बड़ी डिटेल से करना चाहूंगा, so that you should know what has really happened, not only in this case, in other cases also. सुनिए. Clause for 1 years or more in the relevant previous year, or relevant financial year means previous year, or in the 4 preceding previous year. If he doesn't satisfy the first condition, in the 4 preceding previous year 365 days, and in the relevant previous year 60 days or more. इनमें से दो में से you satisfy any of these 2 conditions, you are resident in India. But what happened? There are persons who are citizen of India or a person of Indian origin living outside India. They want to come and stay in India without being called a non-resident. The moment you are resident in India, you have to pay tax on the global income. So they don't want to become non-resident, resident in India. So a clause B है already, section 6(1) में explanation में clause B है, वो already है. उसको amendment किए, पहले क्या थी और क्या amendment किए, जरा ध्यान से सुनो. Section 6(1) में clause explanation में clause B कहता है, in case of a citizen of India or a person of Indian origin being outside India and come for a visit to India, the period of 60 days, जो condition number 2 में मैंने बोला था 365 and 60 days, shall be substituted by 182 days. Meaning thereby, जो पहला law था, you could come and stay in India for 181 days without being called a resident in India or without being called not ordinary resident in India. जब तक resident नहीं होगा, not ordinary तो हो ही नहीं सकता. इसलिए वो पहले 181 days आ सकते थे. अब इसमें क्या किया है? इतना तो रखा है, उसके अंदर और ये ऑडियो प्रॉब्लम है सर, ऑडियो प्रॉब्लम है जी. सर आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, आपका कॉल
2 minutes प्लीज। अरुण जी आपका ऑडियो तो ठीक आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, वो गिरीश जी का डिस्कनेक्ट हो गया था, आ रहे हैं राइट। प्रोग्राम चलिए, मैं कैन आई स्टार्ट नाउ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो मैं ये कह रहा था सेक्शन 6(1) में जो वो था क्लॉज बी, उस क्लॉज बी में क्या चेंज हुआ? पहले मैं पुरानी क्लॉज को पढ़कर उसके बाद एक्सटेंड करूंगा। उसमें लिखा था सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया and makes and comes to India for a visit, the period of 60 days shall be substituted by 182 days. यहां तक तो पुराना है। और दिख दिया, and in case of a citizen of India or a person of Indian origin having income, total income other than income from foreign source exceeding rupees 15 lakh, the period of 60 days shall be substituted by 120 days. ये क्या चीज है, जरा ध्यान से सुनिए। वो वाला तो पुराना तो रखा है, लेकिन अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यू आर हैविंग टोटल इनकम Something is problem with I think the Dr. Vish. मेरे ख्याल से वो उस सब वाईफाई पे चलवा लें, सबने शायद अपने मोबाइल से चलाया हुआ है। Just वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा। मुझे लगता है आईपैड से कर रहे हैं और वो उस पे वाईफाई में नहीं है। हाँ 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 हाँ, वाईफाई पे कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक। Good afternoon, everyone. This is Shivam Ahuja this side, a participant of the Tax Education Society. तो मैं थोड़ा सा, जब तक गिरीश जी वापस नहीं आते, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जानना चाहता हूँ कि क्या मैं समझा नहीं? हाँ जी, आई थिंक गिरीश जी आगे तो कंटिन्यू कर लेते हैं। आवाज कट रही है आपकी। हाँ जी बोलिए, आप जरा टेक्निकल हो। हाँ जी नहीं आप बोलिए, आ रही है आवाज। Are you hearing me? Can you hear me? हाँ जी Can you hear me, sir? Yes sir. अरुण जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन सिंपल कर रहा हूँ कि देखिए, कुछ हमारे लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया आकर काम करना चाहते हैं। अगर उनकी टोटल इनकम 15 से कम है, फिर तो वो 182 डेज रह सकते हैं। अगर उनकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। आप ध्यान सुनिए, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स में क्या है? फॉरेन इनकम नहीं लेनी है, सिर्फ वो वाली फॉरेन इनकम लेनी है जो ऐसे बिजनेस से है उस आदमी का जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया से हो रहा है, या ऐसे प्रोफेशन से है, डॉक्टर प्रोफेशन है, जो कंट्रोल सेटअप इन इंडिया है लेकिन वहां जाके ऑपरेशन करता है। सेटअप इन इंडिया, मेरा पॉइंट समझे? जैसे वकील है, जैसे आपने देखिए वो बाहर भी काम कर रहे हैं, इंडिया में भी सेटअप है, वो इनकम लेनी है, बाकी कोई फॉरेन इनकम नहीं लेनी, बाहर की सैलरी इनकम नहीं लेनी, बाकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं लेनी, लेकिन उस बिजनेस की इनकम लेनी है जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, उस प्रोफेशन की इनकम लेनी है जो सेटअप इन इंडिया। जैसे हरीश साल्वे है, हरीश साल्वे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, हरीश साल्वे बाहर रहता है, आज का नॉन रेजिडेंट है, वो बाहर नॉन रेजिडेंट है, वहां भी कमा रहा है, वो इनकम वहां भी कमा रहा है। हम उसे कह रहे हैं आप आ सकते हैं इंडिया में, लेकिन 1119 डेज, अगर 1190 डेज से ज्यादा रहेंगे तो आप यहाँ के
रेजिडेंट बन जाएंगे। अब 190 डे से ज्यादा रहेंगे तो रेजिडेंट बन जाएंगे। मेरा पॉइंट कहने का है, ये सिर्फ उन लोगों को देख रहे हैं जो आउटसाइड इंडिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और जिसकी इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम कौन सी, जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया है, वो 15 लाख से ज्यादा है। तब तो वो 119 दिन रह सकते हैं, नहीं तो 181 डेज रह सकते हैं। पहला चेंज ये आया है। दूसरा चेंज जरा मुश्किल है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बैठे हैं, डिपार्टमेंट के लोग भी बैठे हैं, तो उनको क्लियर तो करना ही पड़ेगा। मुझको थोड़ा सा मुश्किल था। अब देखिए, एक और क्लॉज इंसर्ट किया है, सेक्शन 61A। ये पहले जो करा था और जो अब किया उसमें चेंज है। पहले 61A में कहा गया था, एन इंडिविजुअल हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया having total income, individual who is a citizen of India shall be deemed to be a resident in India if he is not liable to pay tax in the foreign country or foreign territory due by reason of his domicile or residence or criteria of similar nature। ये पहले लाया गया था फाइनेंस बिल में कि अगर आपकी इनकम बाहर पे टैक्स नहीं दे रहे, फॉरेन में आपको टैक्स नहीं लगता उस कंट्री में, और आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं है उस कंट्री में, जैसे केमन आइलैंड है, जैसे आप वहां पर है, दुबई में है, वहां टैक्स नहीं है, तो उन्होंने बोला था आप सिटीजन हैं तो आप डीम्ड रेजिडेंट माने जाएंगे और डीम्ड रेजिडेंट मानकर आपको फॉरेन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है। जरा ध्यान से सुनना क्या चेंज किया है। अब लिखा है, इंडिविजुअल हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग टोटल इनकम एक्सीडिंग 15 लाख other than income from foreign source shall be deemed to be a resident in India if is not liable to pay tax in the foreign country or a foreign territory due to his domicile, residence और criteria of similar nature। जरा समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो सबको लपेट लिया था कि जो भी सिटीजन है और फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे हैं वो डीम्ड रेजिडेंट माने जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। अब क्या कर दिया है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब फॉरेन की इनकम नहीं लेनी, फॉरेन की सिर्फ वो वाली इनकम लेनी है जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया, वो और इंडियन इनकम मिलाकर 15 लाख से ज्यादा है तो आप डीम्ड रेजिडेंट माने जाएंगे बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ योर डोमिसाइल, रेजिडेंस और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। ये बदल दिया तो जो 15 से नीचे हैं और फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। लेकिन अगर उनकी टोटल इनकम इंडिया की प्लस बिजनेस इनकम जो फॉरेन से है बट कंट्रोल लाख से ज्यादा, जैसे हरीश साल्वे, उसकी टोटल इनकम इंडिया की प्लस वो बाहर की 15 से ज्यादा है ही है, कहने की जरूरत ही नहीं है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। कोई बात नहीं, डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। इसका नुकसान क्या हुआ है अब ध्यान से सुनना। अब इन्होंने क्या करा है, रेजिडेंट दो तरह के होते हैं, एक रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया और दूसरा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। जो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी होते हैं उनको फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देना होता। They pay tax on foreign income only on business income which is controlled from India or a professional income which is set up in India। बाकी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता नॉट ऑर्डिनरी को। अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, फॉरेन इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है। वो अलग बात है, जहां टैक्स दिया उसका क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन फॉरेन इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है तो आपको फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देना है, ओनली उस इनकम पे देना है अगर आप नॉट ऑर्डिनरी हैं जो बिजनेस वहां पर कमा रहे हैं लेकिन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, इंडिविजुअल बिजनेस को कमा रहा है, कंपनी नहीं। जो वो इंडिविजुअल बाहर कोई बिजनेस कर रहा है कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, या वो इंडिविजुअल जो बाहर प्रोफेशन कर रहा है सेटअप इन इंडिया है, उस केस में उसको उस पे टैक्स देना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया है,
ये दोनों केसेस में जब आप 15 लाख से ऊपर हैं तो भी आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे, या 15 से कम में लेकिन आप 15 से कम में, सॉरी दोनों केस में 15 लाख से ऊपर है, अगर 61A में आ रहे हैं तो भी, अगर अदरवाइज 120 दिन से लेकर 81 दिन तक रहते हैं, 100, अब उन्होंने क्या किया है, 120 और 181 दिन आ सकता है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो 120 से 181 दिन आ सकता है, लेकिन अगर वो आएगा तो क्या माना जाएगा? सॉरी फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं डॉक्टर आहूजा। अगर आपकी 15 से ज्यादा है और आप डीम्ड रेजिडेंट है तो भी फिर चला गया। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। लास्ट, क्योंकि आप थोड़े टाइम ऑफ हो गए थे, लास्ट वाला दोबारा बताइए। या अब आ रहा है, अब आ गया फिर दोबारा। करेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, आपके दो केस हैं, एक तो आप 120 दिन से ज्यादा और 181 दिन रहना चाहते हैं और आपकी 15 लाख से ऊपर ज्यादा इनकम, उस केस में भी आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। या आप 61A में कवर्ड हैं कि मतलब वहां टैक्स नहीं देते, एक है वहां टैक्स देते हैं और यहां पर आप 120 दिन से लेकर 181 दिन रहते हैं तो भी आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। अगर वहां पर टैक्स नहीं देते तो भी आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे अगर 15 लाख से ऊपर है। और नॉट ऑर्डिनरी का मतलब यह है कि फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देना, सिर्फ उस फॉरेन इनकम पे देना है जो बिजनेस सेटअप इन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या प्रोफेशन सेटअप। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा, एक टेक्निकल चीजें हैं और वो टेक्निकल चीज है जो सीए जानते हैं, जो वो हमारे ऑफिसर्स जानते हैं डिपार्टमेंट के, कि एक ट्रीटी होती है। जब आप दो कंट्री के रेजिडेंट हो जाते हैं तो एक ट्रीटी होती है जिसमें टाई ब्रेकर रूल होता है। उस ट्रीटी की वजह से भी आपको देखना, आपको उनको पकड़ लेंगे। अगर आपका इंडिया में वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे, और इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे तो जो डिविडेंड की इनकम आएगी, अब इंडियन डिविडेंड इनकम 1 अप्रैल के बाद टैक्सेबल हो गई है, वो डिविडेंड इनकम आएगी, उस पर ट्रीटी नहीं लगेगी। ट्रीटी में तो डिविडेंड इनकम पे 10% है, बट अगर हमारे यहाँ तो टैक्स 30% है, प्लस वो है जो भी 30 कहूंगा या स्लैब रेट है जो भी है। तो मैं बता रहा हूं जो दो कंट्री के रेजिडेंट हो जाएंगे तो टाई ब्रेकर के बाद भी उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर परमानेंट दो होम दोनों जगह हैं तो पहला टाई ब्रेकर रूल नहीं लगेगा, लेकिन दूसरा टाई ब्रेकर रूल कहता है कि अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट कितना है। अरे जितने भी हमारे यहाँ से नॉन रेजिडेंट बने हैं, एक मिनट फिर चला गया, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। नहीं आ रहा है सारा ब्रेक होने में मूड खराब हो जाता है। नहीं सारा आ रहा है आ गई आपकी आवाज। अच्छा चलिए, मैं ये बता रहा हूं कि देखिए सर, देखिए मैं क्या कह रहा हूं। हमारे यहाँ बहुत लोग नॉन रेजिडेंट बन गए हैं, कोई सिंगापुर चला गया, कोई किसी और कंट्री में चला गया है, वहां टैक्स लगता है, ऐसा नहीं है वहां टैक्स नहीं है, टैक्स लगता है। लेकिन उनको भी बोला गया अगर आप 120 दिन या 181 दिन के बीच रहोगे तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाओगे, या तो 119 दिन रहे। अगर बाहर टैक्स दे रहे हैं तो इंडिया में 119 दिन रहे, बाहर टैक्स नहीं दे रहे तो आपका 15 लाख से कम होना चाहिए। अदरवाइज दोनों केस में अगर आप बाहर टैक्स नहीं दे रहे तो भी आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। अगर 15 लाख से ऊपर है और बाहर टैक्स दे रहे हैं और इंडिया में 120 और 181 दिन के बीच में, तो भी आप, जरा बहुत टेक्निकल है, आप नॉट ऑर्डिनरी माने जाओगे। नॉट ऑर्डिनरी में प्रॉब्लम ये है कि वो तो फॉरेन की इनकम प्रोफेशन से तो हो जाएगा, सबसे बड़ा पॉइंट है डिविडेंड इनकम। क्योंकि जहां भी ट्रीटी है, हम ट्रीटी में देखेंगे कि आप एक जगह के रेजिडेंट हो सकते हो, दो के नहीं हो सकते। जहां दोनों जब टाई ब्रेकर लगाएंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये लोग का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया में ज्यादा है, तो ये नॉट ऑर्डिनरी बन जाएंगे। और नॉट ऑर्डिनरी बनते ही डिविडेंड पे टैक्स इंडिया के रेट पे देना पड़ेगा, वो ट्रीटी के हिसाब से नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत टेक्निकल था, मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेरी मजबूरी थी। अगर ये ना बताता तो जो सीएस यहाँ बैठे हुए हैं या जो डिपार्टमेंट वाले बैठे हुए हैं वो कहते हैं इसका फायदा क्या हुआ जब हमें पूरी डिटेल समझ में नहीं।
अब आगे अभी भी नहीं समझ में आई होगी तो क्वेरी में पूछ लेना प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए एक पॉइंट था चैरिटेबल ट्रस्ट का पॉइंट है। चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्शन 1023 से में अप्रूव्ड होते हैं, 12AA में रजिस्टर्ड होते हैं। 1023C वाले होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज वगैरह। इनके केस में पहले अभी तक गवर्नमेंट अमेंडमेंट के बाद आया है, कॉर्पस डोनेशन जो आती थी वो एग्जेम्प्ट नहीं थी, इट वाज नॉट एग्जेम्प्ट, मतलब उनको अप्लाई करना ही पड़ता था 85%, वो वाला जो रूल है। क्योंकि कॉर्पस डोनेशन सेक्शन 11(1)D में माफ है। 11(1)D में वो लोग आते हैं जो 12AA में रजिस्टर्ड। सो कॉर्पस डोनेशन 12AA में तो माफ थी, कॉर्पस डोनेशन 1023C में माफ नहीं थी। अब इन्होंने क्या करा है, एक एक्सप्लेनेशन डाल दी है प्रोवाइजो 3 के नीचे और लिख दिया है कि जो 1023C वाले हैं उनको भी जो कॉर्पस डोनेशन मिलेगी उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो कॉर्पस डोनेशन माफ होगी, वो कॉर्पस डोनेशन माफ होगी। ऐसे ही 12AA में है, ऐसे ही यहां पर कर दिया। तो ये एडवांटेज 1023C को दे दिया। ये कारण मैं बता दूं क्यों दिया है। जब आप रिन्यूअल में जाएंगे या फर्स्ट टाइम अप्लाई, ये जो अप्लाई करेंगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन की, मैंने बोला ना सबको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है 31 अगस्त तक, उनको बता दिया गया है या 1023C में जाओ या 12AA में जाओ, दोनों में तो आप जा नहीं सकते। जब आप दोनों में नहीं जा सकते तो 1023 वालों को डिसएडवांटेज था कि कॉर्पस डोनेशन माफ नहीं थी। अब उनको बोल दिया गया आपके केस में कॉर्पस डोनेशन माफ कर दी गई। अब आप चूज कर लो 1023C में जाना है कि 11-12 में जाना है। अप्लाई करते हुए ये देख लेना कि आपको 1023C की अप्रूवल लेनी है या 12AA की लेनी है, कॉर्पस माफ। इसी का कॉन्सिक्वेंशियल एक अमेंडमेंट की है जो ज्यादा के लिए नहीं है, मैं वो बोल नहीं रहा। अगला पॉइंट, एक मोदी जी ने, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सॉवरेन वेल्थ फंड को कहा कि आप इंडिया में आइए और यहाँ पर डेट में लगाइए, इक्विटी में लगाइए, और वो अगर आप 2024 तक लगा देंगे तो हम उसकी इनकम माफ कर देंगे, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम है, चाहे वो कैपिटल गेन है, चाहे वो डिविडेंड इनकम। अब इसमें छोटी सी चेंज क्या की है, पहले वहां लिखा था डेट में लगाइए या इक्विटी में लगाइए, अब उन्होंने कह दिया इक्विटी का हटाकर लिख दिया है शेयर कैपिटल में लगाइए या यूनिट में लगाइए, बिकॉज यूनिट नहीं कवर्ड थे, अब आप यूनिट में भी लगा सकते हैं। कौन लगा सकते हैं? नंबर 1 आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, नंबर 2 व्हाट यू कॉल, मैंने बोला कौन लगा सकते हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड। लेकिन उसके बाद एक और चीज भी डाल दी गई है, पेंशन फंड। फॉरेन कंट्री का जो पेंशन फंड है वहां पर अगर टैक्स नहीं लगता और वहां पर इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, वो भी इंडिया में लगा सकते हैं। कहाँ लगा सकते हैं? या तो डेट में या शेयर कैप में, या दे कैन पुट इट इन यूनिट। बट वेट, लगाना कहाँ है? या तो आपने लगाना है इन ए कंपनी और एन एंटरप्राइज कवर्ड अंडर 80IA4 दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का काम करती है, या एनी अदर विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले सिर्फ ये था, अब इन्होंने कह दिया है नहीं, आप 3 जगह लगा सकते हैं। कौन लगा सकता है? मैंने बोला आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, नंबर 2 सॉवरेन वेल्थ फंड, नंबर 3 जो ऐड किया गया पेंशन फंड। दे कैन इन्वेस्ट आइदर इन ए बिजनेस ट्रस्ट में लगा सकते हैं, और दे कैन इन्वेस्ट इन द एंटरप्राइज और द कंपनी which are carrying on the business of infrastructure facility development वगैरह of infrastructure facility or any other which may be notified by the central government. तीसरा एक और ऐड कर दिया गया, you can invest in alternative investment fund of category 1 और alternative investment fund of category 2, ये इंडिया में है, provided उनका 100% पैसा जो ये आएगा they will invest in one or more than one company who's doing इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और एनी अदर विच में बी नोटिफाइड। तो ये एनलार्ज कर दिया गया है। आप बाहर से पैसा इंडिया में आएगा, कौन लाएगा? एक तो वेल्थ फंड वाले लाएंगे, एक आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और एक पेंशन फंड वाले। लाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजनेस लगाइए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में लगाइए। हम आपका अगर डेट होगा 100% एग्जेम्प्ट कर देंगे, अगर आपका शेयर कैपिटल होगा तो कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड माफ कर देंगे, अगर आपका यूनिट में लगाएंगे तो कैपिटल गेन और वो भी माफ कर देंगे।
ये सेक्शन 1023F में। अब जो अगली अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई, लेकिन मुझे याद है मैं जब अपनी एक मीटिंग अटेंड कर रहा था एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑफ कोर्स एन ऑडिट कमेटी भी थी मेरी, उसमें मेरे से पूछा गया कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहे हैं, और डिविडेंड डिक्लेयर करने की तारीख उन्होंने कहा था 29 तारीख या 30 मार्च को करेंगे। अब 29-30 मार्च को करेंगे तो जब डिविडेंड वारंट इश्यू होंगे, कईयों को तो पेमेंट डायरेक्ट हो जाएगी आरटीजीएस वगैरह से, कईयों को पेमेंट आपने डिविडेंड वारंट इश्यू करना है, उनकी अगर बैंक अकाउंट में वो डिटेल नहीं है तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि उनको मिलेगा 1 अप्रैल के बाद, और 1 अप्रैल के बाद जो डिविडेंड मिलेगा वो टैक्स तो हाथ में लगना है, उसके इंडिविजुअल के हाथ में, रिसिपिएंट के हाथ में लगना है। तो मैंने ये पॉइंट रेज किया था डिपार्टमेंट के साथ, और डिपार्टमेंट ने बड़ा एग्री कर लिया कि देखिए डिविडेंड टैक्सेबल होता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट, विच एवर इज अर्लीस्ट। तो अगर आपने डिक्लेयर कर दिया 31 मार्च तक भी, आपको पता है 14 दिन में इसकी पेमेंट करनी होती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है अगर आपने 31 मार्च तक भी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है एंड यू आर लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115O, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेंगे, और जो रिसिपिएंट है अगर उसका 10 लाख से ज्यादा है 115BBDA में कर देगा तो 2020 वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। मैंने डिविडेंड 1 अप्रैल के बाद रिसीव किया है, पहले लॉ था 1 अप्रैल के बाद रिसीव करेंगे तो वो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट नहीं है, लेकिन अब क्या कहा गया, अगर इसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया कंपनी ने, और जो रिसिपिएंट जब रिसीव करेगा 10 से ऊपर है वो 115BBDA पे कर देगा, तो प्लीज नोट वो मुझे अगर 1/4 के बाद भी मिला या ऑनर आफ्टर 1/4/2020 मिला, वो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड द कंपनी हैज पेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द रेट ऑफ 20+ ऑड अमाउंट, नियरिंग 21% है ऑन दैट। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर कर दिया, नहीं तो ये डिस्प्यूट रहते कि मुझे तो 1 अप्रैल के बाद मिला है, मुझे टैक्स देना है कि नहीं देना, डबल टैक्स हो जाता, कंपनी भी दे रही थी और मुझे भी देना पड़ता। अब क्लियर कर दिया है मुझे कोई टैक्स नहीं देना अगर कंपनी ने ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स दे दिया है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पॉइंट भी जरा नोट कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कईयों के दिमाग में ये बात आ रही है कि ये क्या होगा। 1 मिनट, एटीएम है, आपको पता है एटीएम डाला गया है कंपनी से, जब डिविडेंड दूसरी कंपनी, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, एक कंपनी दूसरी कंपनी से डिविडेंड लेती है तो वो डिविडेंड की डिडक्शन उसको एटीएम में मिल जाएगी, प्रोवाइडेड दैट अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज नाउ कंपनी विल बी ट्रीटेड एज स्पेशल पर्पस व्हीकल। कंपनी को डिविडेंड आया दूसरी कंपनी से, अगर वो बांट देगी उस साल तो उसको डिविडेंड, उसको टैक्स नहीं लगेगा, रिसिपिएंट को टैक्स लगेगा, कंपनी को स्पेशल पर्पस व्हीकल मान लिया जाएगा। ये सिर्फ कंपनी लिखा था, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी, एटीएम में ए डोमेस्टिक कंपनी रिसीव डिविडेंड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी। अब क्या डाल दिया है, ए डोमेस्टिक कंपनी रिसीव डिविडेंड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी और अ बिजनेस ट्रस्ट और ए फॉरेन कंपनी। अगर बिजनेस ट्रस्ट भी कंपनी है तो मैंने अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड, कंपनी, मैं कंपनी हूं लेट्स से एक्स लिमिटेड, मुझे वाई लिमिटेड से डिविडेंड आया, या मुझे फॉरेन से डिविडेंड आया, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड आया, या बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड आया, ये तीनों डिविडेंड जो मुझे आए, फॉरेन कंपनी का भी डिविडेंड आ गया है, पहले डोमेस्टिक कंपनी का था, तीनों को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो एटीएम में मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने डाल दिया है। पहले सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी टू डोमेस्टिक कंपनी था, अब डोमेस्टिक कंपनी कैन रिसीव फ्रॉम, अगर डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव किया, फॉरेन कंपनी से रिसीव किया, बिजनेस ट्रस्ट से किया, एटीएम मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अब जरा अगला पॉइंट बड़ा ध्यान से सुनिए, बड़ा ध्यान से सुनिए, एक इसको सोचने वाला है। आपको याद है एक सेक्शन आया 115BAA जो अमेंडमेंट बिल से आया था, अमेंडमेंट बिल जो आया था आपको पता, उसमें लिख दिया था आप 20-21 से असेसमेंट ईयर का टैक्स 22% दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वो 30 या 25, 20, और 20-21 असेसमेंट ईयर में आया था, प्रीवियस और 19-20, ये आपको याद है दिसंबर जो आया था वो अमेंडमेंट बिल कि आप 22% दे सकते हैं, लेकिन 22% देंगे तो आपको कुछ चीजें, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेगी, कुछ एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऐसे दूसरा सेक्शन भी था 115BAB,
अगर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूनिट है तो उसका टैक्स 15% लगेगा, अगर वो 1 अक्टूबर के बाद नहीं लगेगी 15% लगेगा। याद है ये दोनों आए थे कि अब आपके पास 22% का ऑल्टरनेटिव भी है, हाँ मैट नहीं मिलेगा, 22% का ऑल्टरनेटिव भी है, आपके पास 15% का ऑल्टरनेटिव भी था। लेकिन वहां लिख दिया था कि चैप्टर 6 से की जो डिडक्शन है पार्ट सी की 80 IA से लेकर 80 यू तो नहीं मैं बोलूंगा 80 RRB जो भी कंपनी के लिए थी, 80 IA से लेकर सिर्फ 80 JJA वो नहीं मिलेगी असेसमेंट ईयर 2021 में, नहीं मिलेगी। उन्होंने लिखा था 80I से वो मिलेगी नहीं, लेकिन यहां मिलेगी 80G में मिलेगी। लेकिन रुकिए, जब फाइनेंस बिल आया तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया कि भाई 2021 से आपको पूरा चैप्टर 6A ही नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A मतलब आपको 80G नहीं मिलेगा, 80GG भी नहीं मिलेगा, 80GGC नहीं मिलेगा और 80IA पहले ही लिखा था नहीं मिलेगा 2021 से। अब प्रॉब्लम आई, ये डिजास्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर का अब केयर फंड आया। अब कंपनी अगर केयर फंड को करती है तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने तो फाइनेंस बिल में डाल दिया कि आपको पूरा चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अमेंडमेंट आ गई। अब क्या कह दिया, रुकिए, क्या कह दिया कि ये एप्लीकेबल 21-22 से होगा, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब 20-21 को मिलेगा आपको 80G मिलेगा, 80IA नहीं मिलेगा, 80G मिल जाएगा अगर आप ये डोनेशन दे देते हैं, किसी भी डोनेशन किसी भी फंड को, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। वो जो डेट एक्सटेंड हुई 30 जून की वो बाद की बात है, इसको बीच में मत लाओ। आपने अगर पेमेंट कर दी किसी डोनेशन के लिए तो उन्होंने कहा आपको ये बेनिफिट हम दे देंगे, अगर 20-21 से ये लागू नहीं होगा, ये 21-22 से लागू होगा। पहले फाइनेंस बिल में इसको 20-21 से ही कह दिया था कि आपको ये नहीं मिलेगा। ये इंप्रूवमेंट कर दी, दोनों सेक्शन में कर दी। सो आप पिछले साल की जो रिटर्न भरेंगे 20-21 का, अगर आपने दिया है तो कोई बात नहीं, फाइनेंस बिल के अंदर अमेंडमेंट आ गई है, आप 80G दे सकते हैं, आप 80GG भी दे सकते हैं, आप 80 कर सकते हैं, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के बारे में तो मैं बताऊंगा ऑर्डिनेंस में, लेकिन यहाँ पर वो पोस्टपोन कर दिया 1 साल, इसलिए आप 20 जो भी कंपनियों ने, जैसे टाटा ने दिया है या और किसी ने दिया है, 500 करोड़ रुपया किसी ने दिया, रिलायंस ने 500 करोड़ दिया है, ये रिलायंस को डिडक्शन मिलनी नहीं थी, क्योंकि अगर वो 22% में जाते तो उनको डिडक्शन नहीं मिलती, क्योंकि आपने फाइनेंस बिल में डाल दिया था। अब फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट करके लिख दिया नहीं जी ये तो 21-22 से लागू होगा, तो 20-21 में 80G आपको मिलेगा, सबको मिलेगा। वो आया वो प्राइम मिनिस्टर केयर, वो मैं बाद में बात करूं। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज 115BAC, मैंने गलतियां निकालता हूं तो कई बार वो गलतियां निकाल का नुकसान हो जाता है। मैंने वो गलती निकाली थी कि आपको ऑल्टरनेटिव स्कीम में जा सकते हैं, आप पुरानी स्कीम में रहें या इंडिविजुअल नई स्कीम में भी जा सकते हैं, HUF नई स्कीम में भी जा सकते हैं। और नई स्कीम में आपकी ऑप्शन आप हर साल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जहां इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो एक ही बार चेंज कर सकते हैं। मैंने ये बोला था कि ये ऑप्शन जो नई स्कीम में जाने की है, नई स्कीम में क्या है, आपका टैक्स रेट डिफरेंट होता है। वो जो आपको पता है 2.5 लाख तक अगले 2.5 लाख तक 5%, अगले 2.5 लाख तक 10%, अगले 2.5 लाख का 15%, अगले 2.5 लाख का 20%, वो जो था वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऑप्शन एक ही बार अलाउड थी। तो मैंने कहा बिजनेस लिखा है, प्रोफेशन थोड़ी लिखा है, तो अगर प्रोफेशन में नहीं है तो आप कर सकते हैं। वो उन्होंने मेरी यूट्यूब में या कहीं से सुन लिया है, या पता लग गया उनको, या मैंने ही बता दिया होगा गलती से, जो भी है वो अमेंडमेंट हो गई और उन्होंने लिख दिया है जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, वो आदमी अब एक ही बार एक्सरसाइज कर सकता है। वो आपकी मर्जी है, इस साल करो, अगले साल करो, 2 साल बाद करो, 4 साल बाद करो, लेकिन उसको ऑप्शन कर, ये कर दिया। लेकिन फिर डॉक्टर रवि गुप्ता ने मुझे रात को टेलीफोन किया कि वर्ड ये लिखा है जी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं लिखा है। अब इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 28 पूरा लगता है। अब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन लिखा है, तो क्या अंडर द हेड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सवाल मुझसे पूछा, जो सैलरी एक पार्टनर रिसीव करता है
या जो इंटरेस्ट एक पार्टनर रिसीव करता है फ्रॉम द फर्म, जो उसको अलाउड हो गई है फर्म को डिडक्शन, वो बिजनेस के चैप्टर में टैक्स होती है. एंड इफ इट इज टैक्सेबल अंडर बिजनेस इन चैप्टर, it will called business income or will not be called. अगर आप इनकम अंडर द हेड बिजनेस से प्रोफेशन पढ़ो तो ये आइटम है वहां पर 68B क्लॉज में है बीए में. लेकिन अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस से प्रोफेशन करो तो क्या होगा? मुझे भी लगा सोचना चाहिए. मैंने सोचा, मैंने डिस्कस भी किया और मैंने डिपार्टमेंट वालों से भी बात करी, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं हूँ बात को जब मेरे दिमाग में आ जाए. उन्होंने कहा जी इंटेंशन हमारी अंडर द हेड बिजनेस की थी, हमारी इंटेंशन तो इनकम अंडर और इंटेंशन में जाना चाहिए. बाकी तो अब आपकी ठीक है, इंटेंशन में जाना चाहिए. हमें इंटेंशन थी इनकम अंडर द बिजनेस से प्रोफेशन करने की, लेकिन गलती से इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन लिखा गया. मैं कहा जी देखिए लिखने में और उसमें फर्क है. क्या मैंने कहा जी लड़ाई हो सकती है और वकीलों का काम है, रवि जी का काम है लड़ना. उनका काम ही यही है कि इसमें नुक्स ढूंढना और फिर उसके ऊपर फाइट करना कि कहाँ लिखा है कि ये इस पर होगा. सो मेरा पॉइंट यही है कहने का, इंटेंशन उनकी यही थी लिखना इनकम अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन, गलती से लिखा गया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट तो है, लेकिन डिपार्टमेंट वाले मानेंगे मुश्किल इस बात को. उनका पॉइंट कहने का ये है कि 28 में मान लिया इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन लिखता है द फॉलोइंग इनकम शैल बी इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, लेकिन पहले लिखा है प्रॉफिट और गेन फ्रॉम एन इनकम ऑफ बिजनेस व्हिच इज कैरीड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अब देख लीजिए, ये पॉइंट मैंने बता दिया क्योंकि रवि जी ने पूछा था. हालांकि मैं उनको प्राइवेटली भी बता सकता था, लेकिन मैंने कहा जरा बता दूं सबके लिए कि ये डिस्प्यूट का पॉइंट है, लेकिन इंटेंशन डिपार्टमेंट की अंडर द हेड करने वाली थी. ये मैंने कंफर्म कर लिया है. नेक्स्ट चेंज 194J में आपको पता है कि फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अदर प्रोफेशनल सर्विसेज अदर देन प्रोफेशनल सर्विस पे टीडीएस का रेट 2% कर दिया गया. टीडीएस Sorry, once again we lost the voice of Dr. Ahuja. Just bear with us. मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि रॉयल्टी की डेफिनेशन में चेंज आ गया है. उसमें लिख दिया गया है कंसिडरेशन फॉर द सेल, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म विल नाउ बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी. अब क्वेश्चन ये आया कि रॉयल्टी पे टीडीएस 10% है, तो क्या इसमें भी 10% लगेगा? तो इन्होंने क्या करा है, गवर्नमेंट अमेंडमेंट में 194J चेंज कर दिया है. वो 2% तो रखा ही है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज, एक और ऐड कर दिया गया. रॉयल्टी इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सेल और एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म, द रेट ऑफ टीडीएस विल बी 2%. इसके लिए भी 2% कर दिया गया. 10 नहीं होगा, रॉयल्टी का 10 है, इसमें 2 होगा. अगर सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अगर आप एग्जीबिशन इंडिया में करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या सेल करते हैं सिनेमेटोग्राफी फिल्म, तो उस केस में ये नेचर ऑफ रॉयल्टी माना जाएगा और उसके ऊपर टीडीएस कटेगा एट द रेट 2%. अभी तक ये नहीं होता था, अब ये रॉयल्टी नहीं मानी जाती थी, अब रॉयल्टी मानी जाएगी और टीडीएस 2% काटना पड़ेगा. ये 194J में चेंज है. नेक्स्ट चेंज ध्यान से सुनिए, लास्ट ईयर सेक्शन 194N आया था. 194N में लिखा था अगर बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से आप विड्रॉ करेंगे मोर देन 1 करोड़ तो उस पर टीडीएस कलेक्ट करना पड़ेगा 194N में बैंकों को, पोस्ट ऑफिस वगैरह को एट द रेट ऑफ 2% फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़. 2% टीडीएस कैलकुलेट करना था. इन्होंने वो सेक्शन जो पुराना था खत्म कर दिया है.
उसके बदले न्यू सेक्शन इनकॉर्पोरेट कर दिया 194N. Now 194N of the earlier has been substituted by new 194N. क्या रखा है कि अगर आप वही है, if you withdraw, अब देखिए लिखा क्या है, मोर देन 1 करोड़ तो आपको 2% TDS काटना है. लेकिन रुकिए, प्रोवाइजो डाल दिए गए और प्रोवाइजो में डाला गया that if you have not furnished any return of income of the last 3 assessment year, अगर आपने पिछले 3 साल की रिटर्न नहीं भरी है, उस केस में, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी हुई, उस केस में 20 लाख के ऊपर TDS कटेगा. 1 करोड़ नहीं, 20 लाख के ऊपर TDS कटेगा at the rate of 2%. 20 lakh. If you have not furnished the return of income of the last 3 assessment year prior to this assessment year, तो 20 लाख TDS कटेगा. 20 लाख के ऊपर पे 2% कटेगा. और अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉवल है तो बाकी पे 5% कटेगा. ये उनके लिए है जिन्होंने पिछले सालों में 3 सालों में रिटर्न नहीं, अगर आपने रिटर्न भर रखी है तो फिर वही 1 करोड़ से ऊपर है. लेकिन यहां पर भी एक प्रोविजो डाल दिया गया, फर्दर प्रोविजो, कि अगर रिजर्व बैंक से कंसल्ट करके कईयों को हम माफ कर देंगे इस प्रोविजो से, वो जो आएगा वो देखेंगे. तो ये लॉ बनाया गया सर. 194N में चेंज उनके लिए है जिनका पिछले 3 साल में रिटर्न नहीं भरा, उनका 20 लाख से ऊपर ही TDS काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 2%. 2% एट द रेट ऑफ 2%. मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, उनको कैसे पता लगेगा कि उन्होंने रिटर्न भरी कि नहीं भरी? उनको कैसे पता लगेगा? या तो फिर उन बैंकों को पूछना पड़ेगा, लाओ भाई हमें दिखाओ आपने रिटर्न फाइल करी. नहीं तो उनको कैसे पता लगेगा कि रिटर्न उन्होंने 3 साल की भरी या नहीं भरी? तो ये चीज बैंक वालों को ड्यूटी बन जाएगी कि पहिया करिए कि रिटर्न की कॉपी दे दो हमें, आपने रिटर्न भरी हुई है. नहीं तो 20 लाख के ऊपर 5% और 1 करोड़ के ऊपर 2% होगा. ये 194N में चेंज आया. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है. 206C 1G और H डाला था TCS का, 1G और 1H डाला था TCS का. 1G क्या था? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम. लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में 5% TCS कलेक्ट करना था. और फॉरेन पैकेज टूर, फॉरेन पैकेज टूर ऑपरेटर टूर पैकेज में जो है वो काटेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं थी. और तीसरा था 206C 1H, अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है और ई कॉमर्स पे पार्टिसिपेंट से 50 लाख से ऊपर की पेमेंट कर रहा है तो उसको TCS कलेक्ट करना था 0.1%. अब क्या किया है? ये इफेक्टिव था 1 अप्रैल से, तो जो 3 दिन पहले. इसकी डेट अब 1 अक्टूबर से कर दी गई. 206C 1G चाहे लिबरलाइज स्कीम है या पैकेज टूर है या टूर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट से कलेक्ट कर रहा है, 1 अक्टूबर कर दी गई है. पहला पॉइंट ये, 1 अप्रैल से नहीं. एंड सेकेंडली प्लीज नोट, जो वो था लिबरलाइज स्कीम और टूर पैकेज ऑपरेटर, उसमें 3 प्रोवाइजो डाल दिए गए हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए. एक चीज हमने बहुत शोर मचाया था सर, ये 5% बहुत हाई फिगर है. कई के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको फीस भेजनी पड़ती है, हो सकता है लोन से ले रखा हो, उनका भी 5%, बड़ी मुश्किल से तो लोन से पैसा बाहर भेजा है और आप 5% TCS कलेक्ट करेंगे. कोई इलाज कराने मेडिकल के लिए जा रहा है, 5% TCS करेंगे. मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत परसुएशन किया, एक बात मान गए, सारी बातें नहीं मानी. अब सुनिए क्या हुआ है. पहला पॉइंट, वो ऊपर से 7 लाख को नीचे ले आए और कह दिया है अगर आपकी रेमिटेंस लिबरलाइज स्कीम में नॉट एक्सीडिंग 7 लाख इन अ ईयर है तो कोई TCS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अदर देन टूर पैकेज. टूर पैकेज में तो करना है 1 रुपया भी हो, लेकिन अगर रेमिटेंस स्कीम में, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में आप बाहर पैसा ले जा रहे हैं तो उस केस में 7 लाख तक पर ईयर एग्रीगेट पर 7 लाख है तो TCS नहीं कलेक्ट करना. अगर इससे ज्यादा है 7 लाख से ऊपर तो 5% ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख, 5% काटना है अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख. लेकिन एक और रिलीफ दे दिया जो थोड़ा मेरी बात मानी. अगर आपने लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो 80E में कवर्ड है, एजुकेशन लोन लिया है, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने लोन लिया है तो उस केस में TCS 5% नहीं होगा, 0.5% होगा. 1.5%, मतलब 0.5%.
अगर लोन लेके पैसा भेजा है, लोन किससे लिया है? उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो ATE में कवर्ड है, बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है, और ये उनका जो लोन देते हैं वो अगर है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो उस केस में 0.5%, अदरवाइज 5%। ये चेंज किया है 206C, जो मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये याद रखिए कि ये गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको बताया। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि वो, और एक और चेंज कर दिया है, लोअर रेट का अगर 206C में 1 वो होता था कि अगर वो टिम्बर वगैरह वगैरह में टैक्स कटता है तो वो 5% है, टोल वगैरह में करता है तो ज्यादा है, तो उसका रेट अगर लोअर का करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते। ये चेंजेस आई हैं जो मैंने मेजर आपको बता दी। हो सकता है ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो मैंने उसको डील नहीं किया। आपको कोई भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं ऑर्डिनेंस की तरफ आऊं। बोलिए अरुण जी, क्योंकि टाइम आप एक्सटेंड करना पड़ेगा 1 घंटे से ज्यादा। कर लिया। आवाज नहीं आ रही अरुण जी आपकी, खोलिए पहले। 30 मिनट्स को एक्सटेंड कर लिया मैंने। थैंक यू, हो जाएगा 30 मिनट्स में कर दूंगा। हालांकि मैं तो 1 घंटा भी ले जा सकता हूँ, मुझे बातें बनानी आती है, लेकिन आधे घंटे में कर दूंगा। चलिए सर, सुनिए। सर क्वेश्चन सुनिए आप क्या लेंगे, दोनों का मिक्स कर लेंगे। हाँ चलिए, हाँ मिक्स कर लेना। सुनिए अब क्या हुआ। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट सिटिंग। अब ऑर्डिनेंस लाया गया और एक नोटिस भी दिया गया। एक आपको पता है 2 चीजें आई हैं, ऑर्डिनेंस भी आया है और एक प्रेस नोट भी दिया गया है। कुछ चीजें तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में चेंज करनी थी, या वेल्थ टैक्स में चेंज करनी थी, या इक्वलाइजेशन लेवी के एक्ट में चेंज करनी थी, STT में चेंज करनी थी, विवाद से विश्वास में करनी थी। वो तो एक्ट में चेंज होनी। जब एक्ट में चेंज होनी है तो ऑर्डिनेंस लाना ही पड़ेगा। उसके लिए ऑर्डिनेंस लाए, क्योंकि जब एक्ट चेंज करना है या तो अमेंडमेंट बिल लाओ। बिल तो तभी आता है जब पार्लियामेंट बैठी हो। बिल तो ऑर्डिनेंस लाया गया, ऑर्डिनेंस कुछ चीजें चेंज की गई, वो अलग है। कुछ प्रेस नोटिस नहीं दिया गया, क्योंकि उसको वो तो प्रोसीजरल मैटर है, और प्रोसीजरल मैटर में ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है। वो तो नोटिफिकेशन भी हो सकता है। वो नोटिफिकेशन वो ले आएंगे बाद में, लेकिन प्रेस नोट में उन्होंने डाल दिया, क्योंकि कई चीजें नोटिफिकेशन से होती है। रूल जो चेंज होते हैं वो नोटिफिकेशन से होते हैं, वो कोई बिल में नहीं जाता। वो नोटिफिकेशन ठीक है पार्लियामेंट में रख दिया जाता है टेबल पर, अदरवाइज वो नोटिफिकेशन होते हैं। सो मैं दोनों चीजें कर रहा हूं। ऑर्डिनेंस को भी जो चेंज आया, और ये ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट बैठेगी विद इन 6 वीक उसको पास कराना पड़ेगा। 2 तरीके होते हैं, या तो ऑर्डिनेंस को ही पास करा लो, या ऑर्डिनेंस के बदले बिल बना लो, अमेंडमेंट बिल, और उसको पास करा लो। अब ये इनके हाथ में पावर है कि ऑर्डिनेंस को ही पास करा दे विद इन 6 मंथ्स ऑफ द पार्लियामेंट जब बैठेगी, या ऑर्डिनेंस नहीं पास कराना तो उसके बदले बिल बनाकर अमेंडमेंट बिल कर दे। ये वो करेंगे, लेकिन करेंगे। अब जरा सुनिए क्या है। पहले जो ऑर्डिनेंस में आया वो बताता हूं। ऑर्डिनेंस में लिखा है, देखिए, वेयर एवर एनी टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड और स्पेसिफाइड फॉर सर्टेन रीजन, जैसे कोई टाइम प्रिस्क्राइब किया हुआ है विच फॉल्स अंडर द पीरियड ऑफ 20th मार्च टू 29th जून। सुनिए, कोई ऐसा टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, फाइलिंग रिटर्न या कोई भी चीज का टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया हुआ है, टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आई एम टेलिंग यू, टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया हुआ है, या स्पेसिफाइड है, या नोटिफाइड है इन एनी एक्ट। कौन सा स्पेसिफाइड एक्ट? अब स्पेसिफाइड एक्ट को बताया इन्होंने। स्पेसिफाइड एक्ट का क्या मतलब? इनकम टैक्स एक्ट, नंबर 2 वेल्थ टैक्स एक्ट, नंबर 3 provision of Benami property transaction, number 4 I tell you what you call STT law, black money act, CTT law और इक्वलाइजेशन लेवी लॉ। इनमें सबको वर्ड यूज कर दिया स्पेसिफाइड की हुई है। क्या इस सर आवाज सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। आहूजा सर वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज। के केस में एक्सटेंड कर दिया गया है, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊं।
हाँ जी सर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, वॉइस क्लियर नहीं थी आपको। मैं बता रहा हूँ। देखिए इस ऑर्डिनेंस में स्पेसिफाइड एक्ट को डेफिनेशन दे रखी है। स्पेसिफाइड एक्ट की एक एक्ट नहीं है, कई एक्ट है। जैसे स्पेसिफाइड एक्ट मींस इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, ब्लैक मनी एक्ट, सीटीटी लॉ, एसटीटी लॉ, वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आए थे। सीटीटी लॉ, इक्वलाइजेशन लेवी, वो भी फाइनेंस एक्ट के थ्रू आए। इन सबको स्पेसिफाइड एक्ट बोल दिया गया। इन स्पेसिफाइड एक्ट में कोई डेट स्पेसिफाइड है, टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है क्या, या नोटिफाइड है, या प्रिस्क्राइब्ड है, और वो टाइम पीरियड फॉल करता है बिटवीन 20th of March and 29th June। उस या और एनी अदर पीरियड विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन दिस वे। मतलब सुन लीजिए, पावर ले ली गई है कि हो सकता है ये लंबा पीरियड चल जाए, तो 29 जून के बाद भी डेट हो तो भी बता सकते, हो सकता है लंबा, पावर ले ली गई है। इन सब के केस में क्या किया है सुन लीजिए आप। ड्यू डेट, पहला पॉइंट बता रहा हूं। ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ, अब सुन लीजिए, ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ नंबर 1 नोटिस, नंबर 2 इंटीमेशन, नंबर 3 नोटिफिकेशन, नंबर 4 अप्रूवल ऑर्डर, नंबर 5 सुनते जाइए मैंने क्या कह रहा हूं, नंबर 5 सैंक्शन ऑर्डर, नंबर 5 फाइलिंग ऑफ रिटर्न, नंबर 6 फाइलिंग ऑफ नेक्स्ट फाइलिंग ऑफ अपील और एनी एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी है, कोई अपील फाइल करनी है, कोई रिटर्न फाइल करनी है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है, कोई टाइम लिमिट है रिटर्न भरने की, जो फॉल कर रही है बिटवीन 20th मार्च एंड 30 जून या 29 जून, सबके लिए 30th जून कर दिया। सो कोई भी टाइम लिमिट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस है, इश्यू ऑफ इंटीमेशन है और नोटिफिकेशन है, अप्रूवल ऑर्डर है, सैंक्शन ऑर्डर है, फाइलिंग ऑफ अपील है, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न है, या यहाँ कोई आपकी वो है, वो क्यों क्या कह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है, कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, कोई अदर डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, सबकी लिमिट 30 जून कर दी गई है। दूसरा पॉइंट अब डिपार्टमेंट की तरफ से आया। डिपार्टमेंट की कोई कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स करनी है जिसकी ड्यू डेट 20 मार्च से 29 जून तक है, कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग, या कोई ऑर्डर पास करना है जिसकी डेट 20th मार्च और 29 जून के बीच में थी, इन सबको एक्सटेंड कर दिया गया 30th जून। डिपार्टमेंट ने कोई भी ऑर्डर पास करना है या कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स करनी है जो फॉल कर रही थी 20th मार्च से लेकर 29th जून और एनी अदर डेट विच में बी एक्सटेंडेड, तो उस केस को 30th जून कर दिया गया। और एनी अदर डेट विच इज एक्सटेंडेड, वो तो टाइम लिया गया कि और भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 30th जून तो हो ही गया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये डिपार्टमेंट की तरफ। और तीसरा, टैक्स पेयर ने कोई कंप्लायंस करनी थी, जैसे कोई रिप्लाई देना था अपील का, फाइल करना था, या कुछ भी करना था टैक्स पेयर ने को करना था, उसकी डेट भी, और जो फॉल कर रहा था बिटवीन 20th मार्च और 29 जून, उसकी डेट भी 30th जून कर दी गई। ये पहला बड़ा चेंज है कि ये जितने भी डिपार्टमेंट के एक्शन हैं, जितने भी हमारी कंप्लायंस हैं, जितने, ये पहला पॉइंट। मैंने सारी चीजें रिपीट करी है, जब क्वेश्चन होगा और पूछ लेना। सेकंड पॉइंट, प्लीज नोट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, आपको मालूम है सेक्शन 54 जो गिरीश जी मेरे को लगता है कि आपको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। गिरीश जी वॉइस हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस के लिए परचेज करना। गिरीश सर सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूं, दोबारा से लास्ट हाफ मिनट आप नहीं थे। चलिए मैं बता रहा हूं। पहले तो मैंने ये बोला
कि दोबारा बता रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी टाइम लिमिट थी नोटिफाइड प्रिस्क्राइब्ड issue of any intimation or for any notification or for any approval order or for any sanction order or for any filing of appeal or for furnishing of a return or for any application or for any filing of any document or for filing of any other document, ये अगर ये फॉल कर रही थी ये सारी डेटें 20 मार्च से लेकर 29 जून तक, तो इन सबको 30 जून कर दिया गया। ये 30 जून के बाद भी हो सकती है, वो बाद में बताएंगे। सबको 30 जून कर दिया। अब डिपार्टमेंट की तरफ से अगर डिपार्टमेंट में कोई प्रोसीडिंग कंप्लीट की डेट थी या कोई ऑर्डर पास करने की डेट थी जो फॉल कर रही थी बिटवीन 20th मार्च एंड 29th जून, डिपार्टमेंट की कोई भी प्रोसीजर जो प्रोसीडिंग कंप्लीट होनी थी या कोई ऑर्डर पास होना था जिसकी ड्यू डेट थी 20th मार्च से 29 जून के बीच में, ये सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट की नहीं है ना, आप सिर्फ इनकम टैक्स ना सोचो, एसटीटीबी है, सीटीटीबी है, बेनामी लॉ भी है, सारे लॉ हैं। उसकी अगर डेट कोई 20 मार्च से लेकर 29 जून तक थी, इन सब डेट डिपार्टमेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स और पासिंग एन ऑर्डर 30th जून कर दी। तीसरा, आपने कोई कंप्लायंस करनी थी और कोई कंप्लायंस, जैसे आपने अपील फाइल करी थी, आपसे कागज मांगे गए थे, कोई डॉक्यूमेंट दे दो, कोई एप्लीकेशन दे दो, कोई चीज और कर दो, तो भी रिपोर्ट दे दो, इस सब की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है 30th जून। ये पहला पॉइंट था। अब आगे जा रहा हूं, मैं बोल रहा था कि देखिए सेक्शन 54 में क्या होता है, आप एक घर बेचकर दूसरा घर लेते हैं, उसको कंप्लीशन का पीरियड 2 साल परचेज करने का है और कंस्ट्रक्शन करने का 3 साल है। 54B एग्रीकल्चर लैंड लेकर बेचकर एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं तो 2 साल में खरीदनी पड़ती है। 54EC कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेचे, 50 लाख का प्रॉफिट आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड में लगा सकते हैं, उसका पीरियड 6 महीने। इसी तरह और सेक्शन में भी पीरियड है। इन्होंने क्या किया है, अगर वो पीरियड फॉल कर रहा है बिटवीन 20th मार्च एंड 29th जून, मतलब वो जो पीरियड कंप्लीट होने वाला था, जैसे वो 2 साल का पीरियड घर बनाने परचेज करने का, या 3 साल का पीरियड, या 6 महीने जो करना था, वो पीरियड 20 मार्च के और 29 जून के बीच में है, वो जो 54EC का, सबका 30 जून कर दिया गया। तो इन्होंने सेक्शन 54 से लेकर 54GB, 54 से लेकर जो 20 मार्च से लेकर 29 जून में आ रही थी, that has been extended to 30th June. Please be careful. ये तभी आएगा जब वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो रही थी between 20th of June, 20th of March and 29th June. अरुण जी देख रहे हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। आप जितनी मर्जी बार देख ले, मैं ये बता रहा हूँ। देख रहे, देखिए प्लीज जरूर देखिए। I would like you to see that. Correct me if it is not. तो मैं बार बार बोल रहा हूँ 54 to 50। अब अगला पॉइंट, अगर चैप्टर 6A की डिडक्शन है जो पार्ट बी में दे रखी है, पार्ट बी में डिडक्शन है 80C से लेकर 80GGC तक। ये नोटिस में गलत लिखा हुआ है कि 80C की लिमिट बढ़ाकर 30 जून कर दी, 80D की 30 जून कर दी, 80G की कर दी। जी नहीं, जितने भी सेक्शन है जहां पर पेमेंट बेसिस पे था, सबकी लिमिट 30 जून कर दी। 80C जो पीपीएफ जमा कराने की डेट थी, जो आपकी LIC की थी, जो आपके NSC खरीदने की डेट थी, या जो भी 80C में वो बनाने थे, उसकी डेट 30th जून कर दी। लेकिन व्हाट अबाउट 80CCC, 80CCD, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, कंट्रीब्यूशन टू वो वाला, उसमें भी कर दी है न्यू पेंशन स्कीम ट्रस्ट, उसकी डेट भी पेमेंट बेसिस पे होती है, उसकी भी कर दी गई है 30 जून। ये मत समझिए सिर्फ 80C है, 80CCC, 80CCD की भी, और जो एडिशनल 50 हजार मिलता था डिडक्शन 80CCD में एडिशनल 50, उसकी भी डिबेट कर दी गई है। वो पेमेंट बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे नहीं है। 80D जो मेडिकल है, उसकी डेट भी 30th जून कर दी गई है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो 30th जून कर दी, डिडक्शन मिल जाएगी। अब मेरे से किसी ने पूछा, सर 80C की आपने तो 30 जून कर दी और मैं अगले साल के पैसे भी देना चाहता हूं, और पीपीए वाले कहते हैं 1 साल में 1.5 लाख से ऊपर होगा नहीं, तो कैसे होगा? पीपीएफ वालों को बता दिया गया है कि जो पहला 1.5 लाख है, अगर आप चाहेंगे तो ये आपकी मर्जी,
आप ऑलरेडी एडवांटेज ले चुके हो इस साल तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अप्रैल मई जून में पेमेंट कर दे और आप ये अंडरटेकिंग दे, ये मैं 20-21 के ले रहा हूँ असेसमेंट ईयर 19-20 का, तो वो उसमें चला जाएगा। और दूसरा वाला आप कर सकते हैं 1.5 लाख एक्स्ट्रा, वो अगले साल के लिए। आप पिछले साल में पूरा कर चुके हैं तो फिर अगले साल का पहला ही नया माना जाएगा। पिछले साल पूरा नहीं किया तो अगले साल का अप्रैल मई जून में आप 2 भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग जमा कराना। एक पहले वाला आप पिछले साल ले लीजिए, अगले वाला अगले साल ले लीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब अगला पॉइंट 80D में भी हो गया, अब आया 80E। अरे लोन लिया एजुकेशन का लोन, उसका होता है वो 100% है इंटरेस्ट पे करने की। 31 मार्च तक, और वो फॉल कर रहा था 20 मार्च के बीच में, तो आप ले जा सकते हैं कहां? 30 जून। 20 मार्च से पहले फॉल कर रहा था, मैं नहीं कह रहा, 20 मार्च के बीच में फॉल कर रहा था, तो 30 मार्च में होने चाहिए। मैं बता रहा हूं बार बार, 20 मार्च से लेकर 29 जून में ड्यू हो रहे, 30 जून तक। अगला पॉइंट, अब ये कह रहे पीपीएफ जो 20 मार्च से पहले नहीं कराया, अरे डर तक है वो 31 मार्च से ड्यू हो सकता था ना, तो इसलिए वो हो गया पीपीएफ वाला, क्योंकि 31 मार्च तक जमा कराते तो आपको मिल जाता, तो आ गया ना, आपने नहीं जमा कराया तो करा लो। लेकिन कई चीजें तो 20 मार्च से पहले थी, जैसे इंटरेस्ट की ड्यू डेट अगर वहां थी तो फिर तो आप ले सकते। 80G आपने डोनेशन देनी है। मैंने अभी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की बात नहीं करी, वो अलग करूंगा। एनी डोनेशन जिसपे 100% या 50% मिलता है, उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई 30 तक, क्योंकि वो भी पेमेंट बेसिस पे होती है। किसी पे 50 मिलता है, किसी पे 100 मिलता है। मैं प्राइम मिनिस्टर केयर की बाद में बात करूंगा। फिर उसके बाद 80GG भी, अगर कंपनी ने अगर सर सॉरी GGC कर दे सर, जी सर डिस्कनेक्ट, हाँ दोबारा कर। Sorry everyone, again Greece ji connecting again. Please bear with us. दिक्कत तो इधर है उधर है, पर अब मैं दोबारा आ गया हूं, तो मैं बता रहा हूं मैंने क्या बोला। 80C से लेकर 80GGC, जहां पर पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलती है, ड्यू बेसिस पे नहीं, पेबल बेसिस पे नहीं, या पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलती है, और वो फॉल कर रही है 20 मार्च से लेकर 29 जून, क्योंकि आप पीपीएफ का 31 मार्च तक ले सकते थे और डोनेशन भी 31 मार्च तक कर सकते थे, तो फॉल कर रही है ना। ये सब 30 जून तक हो गए। डोनेशन 2 तरह की होती है, किसी में 50% डिडक्शन मिलती है, किसी में 100% मिलती है, और 50% में कई बार वो भी है, उसमें लिमिट भी है 10%। अब वो बाद में बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। आगे चलते हैं, तो ये भी बढ़ा दी गई डेट, मैं आपको बता रहा हूं, इसकी डेट को भी बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब ध्यान से, सेक्शन 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की अप्रूवल आती है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में, तो वो 31 मार्च तक कर सकते थे। लेकिन सपोज अप्रूवल नहीं आई है, इस प्रॉब्लम में आ गई है, तो कोई बात नहीं, आप वो कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज 30 जून तक भी कर देंगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा पिछले साल में। ये 10AA में कह रहा हूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी अप्रूवल की अगर वजह से पेंडिंग एप्लीकेशन अप्रूवल अब स्पेशल इकोनॉमिक एक्ट में आई नहीं, आपका मैन्युफैक्चरिंग कर देते 31 मार्च तक, तो उस केस में भी उन्होंने कह दिया 30 जून तक अप्रूवल आ जाए और आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें तो 31 मार्च ही मानी जाएगी। आगे बता रहा हूं, अब देखिए पॉइंट है, कोई इंटरेस्ट ड्यू है इनकम टैक्स में या एसटीटी के लॉ में,
या आपका इंटरेस्ट ड्यू है सीटीटी में, या कोई इंटरेस्ट ड्यू है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में, कोई भी इंटरेस्ट ड्यू है, आपको पता है उस इंटरेस्ट पे, लेट पेमेंट पे वो आपको इंटरेस्ट नहीं दिया, सॉरी टैक्स ड्यू है या कोई लेवी ड्यू है, आई एम सॉरी, इंटरेस्ट नहीं, कोई टैक्स ड्यू है या इक्वलाइजेशन लेवी ड्यू है, आपकी कोई ड्यू हो गई और उसके डेम जमा कराने के, जैसे इनकम टैक्स में आपका टीडीएस का डेट होती है, आपने टीडीएस जमा कराना है, मार्च का टीडीएस आपको पता 30 अप्रैल तक कराना है, और 30 अप्रैल तक नहीं कराएंगे तो क्या होगा, आपको लेट जमा कराना पड़ेगा, लेट जमा कराना है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। रुक जाइए, मैंने क्या कहा, आपने वो सैलरी का टीडीएस भी मार्च के महीने का तो अप्रैल में कराना पड़ता है 30 का, लेकिन बाकी महीनों का, जैसे अगर अप्रैल का है 7 तारीख को कराना है, 7 मई को, मई का 7 जून को कराना है, तो उन्होंने कह दिया नहीं, ये लेट जमा करा सकते हैं, लेकिन पहले इंटरेस्ट पड़ता था 12% या 18%, 12 नहीं था, 1% था, कई जगह 12% है, कई जगह 1% है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और जब टीडीएस काट के जमा नहीं कराते तो 1.5% है, 18 मत कीजिए। तो इन्होंने क्या किया है, आप लेट जमा करा सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट पड़ेगा 0.75%, 1% नहीं, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। जब पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है तो वहां ये ले लीजिए, जब पर एनम है वहां 9% ले लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि पर मंथ और पार्ट ऑफ टीडीएस में पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, एडवांस टैक्स में पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, एडवांस टैक्स 15 जून को ड्यू है, 15 जून को ड्यू है, वहां पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आ रही थी, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ में वहां पर लिखा हुआ है कि 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, अगर एडवांस टैक्स लेट जमा कराएं तो वहां 0.75% हो जाएगा, लेकिन जहां 9% 12% या 18 लिखा है वहां पर 9% हो जाएगा। ये लेट जमा करा सकते हैं, ये मैंने आपको बोला। मेरे पास जीएसटी की भी पॉइंट है, अगर कहो तो बोलूं, नहीं तो बैठे हुए हैं एक्सपर्ट, खुद ही अरुण जी खुद ही बता देंगे, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा जीएसटी में बात करने की। और 2 चीजें बता दूं जो इंपॉर्टेंट, आप ही बता दीजिए, आज आप बता रहे हैं तो। नहीं तो पहले एक और चीज बता दूं, इनकम टैक्स की रिटर्न जो 18-19 की 19-20 में जानी थी, कईयों ने तो भेज दी है, जिन्होंने नहीं भेजी वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे 31 मार्च 20 तक, 31 मार्च 20 तक। और कई बार ये होता है रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल कर दी या लेट फाइल करी, लेकिन आप रिवाइज करना चाहते हैं, 139(5) में रिवाइज है, कोई गलती रह गई, कोई ओमिशन रह गई, कोई रॉन्गफुल स्टेटमेंट, तो उसकी डेट भी 31 मार्च थी। तो ड्यू डेट क्या थी, देखिए 20 मार्च के बाद है 31 मार्च, 20 मार्च के बाद है 31 मार्च। इस केस में भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक, मतलब बिलेटेड रिटर्न जो आपने फाइल ही नहीं करी वो 31 मार्च को करनी थी, 30 जून तक कर सकते हैं, या फाइल कर दी हुई है रिवाइज करना चाहते हैं 31 मार्च में नहीं, क्योंकि 31 मार्च तक कर सकते थे, उसको भी 30 जून कर दिया। एक और प्रोविजन आया था, लिंकिंग ऑफ आधार विद पैन। अब उसमें लिखा था अगर आप लिंक नहीं करेंगे 31 मार्च तक तो आपका पैन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, लेकिन अब उस पीरियड को भी 31 मार्च को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया, लिंकिंग ऑफ आधार विद पैन। तीसरा पॉइंट, विवाद से विश्वास तक, पहले पता था आपको 31 मार्च थी, पूरे 100% देना है तो नॉर्मल देना है तो 100 में 100 नहीं कहूंगा, कई जगह 50 भी था, कई जगह 25 भी था, लेकिन एक्स्ट्रा देना पड़ता था 10% अगर 31 मार्च के बाद होगा। अब इन्होंने क्या किया है, वहां 2 चेंजेस किए, 31 मार्च जहां लिखा था उसको 30 जून कर दिया गया, मतलब 30 जून तक देंगे तो जो 100% है या 50% है या 25% है उतना ही देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 30 जून के बाद भी डेट डाल दी, 1 जुलाई के बाद भी दे सकते हैं, जो पहला अप्रैल से था उसको 1 जुलाई कर दिया, लेकिन किस डेट तक देख सकते हैं वो अभी नोटिफाई होगी, उसको भी डेट नहीं बताई, पहले 3 महीने था 30 जून तक देख सकते हैं, हो सकता है 30 सितंबर कर दे, लेकिन डेट नहीं बताई है। उसके 10% एक्स्ट्रा है, आपको पता है 100% के बदले 110%, अगर वो केस उसका है सर्च एंड सीजर का 125 के बदले क्या देना है वो आपको पता होगा, ये जो 50% के बदले 55% वही वाला केस है, वो 1 जुलाई के बाद भी दे सकते हैं, विवाद से विश्वास तक, ये भी आ गया है, ये मैंने आपको बताया। अब तीसरी बात जरा ध्यान से सुनिए, आप
जब लोअर रेट का सर्टिफिकेट लेते हैं सेक्शन 197 में, लोअर रेट फॉर्म 13 में अप्लाई कर देते हैं, अगले साल का पिछले साल ही कर देते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से आपको लोअर रेट का चाहिए। 197 में भी होता है, 195 में भी होता है जो आउटसाइड इंडिया का है, 195 में भी होता है, 206C में भी होता है, टीसीएस के लिए भी होता है। अब इन तीनों केस में लोअर रेट के लिए आप अप्लाई करते हैं। अब लोअर रेट का अप्लाई करने का टाइम नॉर्मली लोग बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर करते हैं। अब सपोज कीजिए आपने अप्लाई कर दिया है, ऑलरेडी अप्लाई कर दिया फॉर प्रीवियस ईयर 2021 का, और अप्लाई कर दिया 31 मार्च से पहले, लेकिन वो पेंडिंग है, अभी आपको अप्रूवल नहीं मिली है, फॉर्म 13 की जो है वो अभी एओ ने आपको अप्रूवल नहीं दी है, घबराने की बात नहीं है। तो वो जो पेंडिंग अगर है, अभी डिस्पोज नहीं हुआ है, उस केस में आप पुराना जो सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी 19-20 का है, दैट विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट पीरियड ऑल्सो अप टू 30th June, up to 30th June or till the disposal of the application, आप whichever is earlier। मतलब अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट लोअर रेट का है या नील रेट का है अंडर 197, और इस साल आपने अप्लाई कर दिया था 31 मार्च तक, लेकिन वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, घबराने की जरूरत नहीं है। वही जो पुराना सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा अगले 3 महीने, या टिल द डिस्पोजल, वो आपको अगर नया मिल गया उस डेट विच एवर इज अर्लियर। अब एक ऐसा केस भी होता है कि आपने अप्लाई नहीं किया अभी तक, 31 मार्च तक अप्लाई नहीं किया है, और पिछले साल का आपके पास है, उस केस में भी उन्होंने कह दिया है 30th जून तक एप्लीकेबल हो जाएगा, या जब ये लॉकडाउन लिफ्ट हो जाएगा और जो कन्वीनियंट डेट होगी उस तक अप्लाई कर, ये भी कर दिया। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है आपका पास पिछले साल था ही नहीं फॉर्म 13, आप फॉर्म 13 में अप्लाई इस साल कर रहे हैं, आपको लोअर रेट इस साल का चाहिए, पिछले साल का नहीं, तो उन्होंने कह दिया इस केस में हम प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर देंगे, अभी नहीं किया प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं। और एक और ये कहा 195 का, अभी आपने बाहर भेजना है पैसा और अभी तक आपके पास वो नहीं, ग्रीसर सॉरी अगेन दोस्तों, तो सर ने होल्ड कर लिया हमको, अभी वो कनेक्ट कर रहे हैं। रवि सर एक क्वेरी है कि ये जो एडवांस टैक्स की पेबल है 31 मार्च की, ये भी एक्सटेंड है, इसको भी बाद में कर सकते हैं, जैसे 15 मार्च के बाद यू कैन गो विद बिफोर 31 मार्च। देखिए इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं दी है, कोई एक्सटेंशन नहीं दी है। रवि जी किसके एडवांस टैक्स की बात कर रहे थे, अगर 31 मार्च तक जो एडवांस टैक्स देना है। नहीं, ड्यू डेट आपने अभी कराया, आपने ऊपर पढ़ा नहीं है, 20th जून से लेकर और 29th जून तक कोई भी पेंडिंग, अभी तो एडवांस टैक्स आएगा, इस साल की थोड़ी बात हो रही है, करंट ईयर के एडवांस टैक्स की बात नहीं हो रही, तो 15 मार्च को ड्यू था। नहीं सर, 15 मार्च यू कैन डिपॉजिट एडवांस टैक्स टिल 31 मार्च आल्सो ना सर, उसके लिए आधा पर 1% ही है, तो उसको भी ड्यू डेट तो 15 थी, प्लीज इट डज इट ड्यू डजंट नो नो इट ड्यू डेट डज नॉट फाइल, उसकी ड्यू डेट तो 15 ही थी, उसकी ड्यू डेट 20 थोड़ी है, उसकी ड्यू डेट 20 नहीं है, उसकी ड्यू डेट तो 20 थी, वो उन्होंने कंसेशन दे रखा है कि मार्च तक कर दोगे तो 1% देना पड़ेगा, 3 नहीं देना पड़ेगा, ऐसे मत कहिए, ना 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 ना, ये बिल्कुल नहीं है।
15 मार्च ड्यू डेट थी या 20 डेट थी नहीं। वो कह रहे जिसकी ड्यू डेट फॉल कर रही है 20 मार्च के बीच, ड्यू डेट तो 15 थी, उसके लिए तो 1% रहेगा। धन्यवाद। उसके लिए जो आधा वो नहीं होगा 0.75%, जी नहीं, वो एक ही रहेगा। 15 जून वाले के लिए हो सकता है, 15 जून के लिए तब हो सकता है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं सर। अब ध्यान से सुनिए, पेनल्टी तो कह रहा था जीएसटी में दी की। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जीएसटी में सुनिए, जीएसटी का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, आपको जमा कराना था फरवरी वाला 20 मार्च तक, याद है, जीएसटी 3B। मार्च वाला 20 अप्रैल तक, अप्रैल वाला 20 मई तक, फरवरी वाला 20 मार्च तक। ये 20 मार्च फॉल कर रही है 20 मार्च में, इस केस में आप जमा करा सकते हैं 30 जून तक जीएसटीआर 3B प्लस टैक्स। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेट फी नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, अगर 5 करोड़ से कम है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, आपकी डेट 20 तारीख थी, 15 दिन का एक्सटेंशन दे दिया गया, सिर्फ 15 दिन की। 15 दिन तक करा दे तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर 15 दिन के बाद कराएंगे, जैसे 20 मार्च वाला, ये जो फरवरी का 20 मार्च था, 4 अप्रैल बनती है 15 दिन, 4 अप्रैल तक करा देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर वाले का। उसके बाद कराएंगे तो आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहां से? फ्रॉम दैट 15 डे, और 15 दिन खत्म होने के बाद से, जो एक्सटेंशन पीरियड के बाद से 9% देना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए। कंपोजिशन स्कीम में आप अप्लाई करना पड़ता है फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम हर साल। आपकी डेट निकल गई है तो वो कोई बात नहीं, 30 जून तक अप्लाई कर अंडर दी कंपोजिशन ऑप्शन। और कंपोजिशन स्कीम में भी आपको पैसे जमा कराने होते हैं क्वार्टरली, याद है, क्वार्टरली। ये क्वार्टर 31 मार्च का खत्म हुआ, इस केस में भी उन्होंने 30 जून एक्सटेंड कर दिया गया। कंपोजिशन में क्वार्टरली दिया जाता है। मैं अनपढ़ आदमी, ज्यादा जीएसटी जानता नहीं हूं, लेकिन जितना मेरे को आता है अरुण जी मैं उतना बता रहा हूँ, डरते डरते बता रहा हूँ, कभी आप मेरे को पकड़ ना ले। उसमें भी कर दिया गया। और फिर विश्वास, सबका विश्वास, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, लीगेसी स्कीम थी, उस स्कीम में भी 31 मार्च को जमा कराना था, वो 30 जून कर दिया गया। ये मेजर चेंजेस जीएसटी में मैंने आपको बताई। और मैं अब कोई चीजें छोड़ दी होंगी, मैं मानता हूं। अब आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, 1 by 1 पूछिए जो भी। हाँ जी, पहले हम जाते हैं अतुल कुमार जैन जी के पास। आइए अतुल जी। जैन जी का क्वेश्चन है, मैं अभी लाइन पे ले रहा हूं उनको। बोलिए बोलिए। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12AA अप्लाइड फॉर द ईयर 1920 बट स्टिल पेंडिंग, व्हाट विल बी दी? आपको पहले बता दिया, वो तो ट्रस्ट की बातें हैं। ट्रस्ट में तो ऑलरेडी लॉ हो चुका है, जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग है जिसकी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं मिली, उसको तो मर्ज कर दिया गया न्यू रूल में। न्यू में क्या है, उसको अब टेम्पररी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगी विच विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। वो एप्लीकेशन ऑलरेडी मर्ज कर दी गई, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन दे रखी है बिफोर दी 31 मार्च, उसकी कर। अगर 31 मार्च तक नहीं दी, वो अलग बात है। अगर ड्यू डेट 31 मार्च थी, वो आप आगे कर दें, लेकिन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगी उस केस में। वो तो लॉ आ चुका है ना। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिनको मिली हुई है, ऑलरेडी अलॉटेड है, उन सबको अप्लाई करना है 31 अगस्त में दोबारा। वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ट्रस्टों को। हाँ जी बोलिए। है जी, न्यू एप्लीकेशन क्योंकि आपको नया अलाउड थी, वो आपको 30 जून तक कर दिया गया। लेकिन अब 30 जून करने के बाद भी आपको पेंडिंग वो मानी जाएगी, और पेंडिंग मानी जाने की वजह से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगी, परमानेंट नहीं मिलेगी, और वो वैलिड 3 साल के लिए होगी। हाँ सर, एक क्वेश्चन और आया है एडवांस टैक्स के ऊपर ही, मैं उसी पे ले रहा हूँ कि पंकज मेहता जी का है। कि पंकज मेहता जी का ये क्वेश्चन है कि 234B का क्या होगा, जो कि 31 मार्च 20 के वजह से लगता है। मैंने आपको बताया ना, 234B में मैंने कहा एनी टैक्स ड्यू है ना, 1 अप्रैल से टैक्स ड्यू 34B का ही तो होता है, TDS।
या सॉरी कोई भी टैक्स ड्यू, एडवांस टैक्स 234B है ना, 1% था, हाँ जी, 1% लगता है ना उसमें, हाँ जी, 0.759% हो गया 30 जून तक। बाकी फिर बाद में वो लगेगा 1%। एक बात सुन लीजिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है 1 अप्रैल से 234B लगता है, 1 अप्रैल से पहले तो नहीं लगता, एम आई राइट? तो 1 अप्रैल वाला फॉल कर रहा है बिटवीन 20 मार्च एंड 30 जून, फॉल कर रहा है ना, बोलो। हाँ जी, पंकज मेहता जी को मैं लाइन पे लेता हूँ, क्योंकि मेजर ये कंफ्यूजन है कि जो जिनका एडवांस 31 मार्च समझ के बैठे थे कि 31 मार्च तक, अरे एनी टैक्स, और उसमें लिखा है एनी टैक्स और लेवी विच इज ड्यू अंडर द एक्ट। एनी टैक्स का मतलब यही होता है, एडवांस टैक्स भी है, टीडीएस भी है, टीसीएस भी है और एनी टैक्स। आप पढ़िए ना उसमें नोटिफिकेशन, वो जो है ऑर्डिनेंस, उसमें लिखा है एनी टैक्स ड्यू, एनी टैक्स और लेवी। लेवी वर्ड तो यूज किया इक्वलाइजेशन लेवी की वजह से। अच्छा ठीक है। आपको बता दूं, कॉमर्स ऑपरेटर का नाउ एक ड्यूटी बन गई है कि अगर वो पेमेंट कर रहे हैं बाहर, अगर ई कॉमर्स वो बाहर किसी को, तो उसके लिए उनको इक्वलाइजेशन लेवी देनी पड़ेगी ई कॉमर्स ऑपरेटर को। जैसे इक्वलाइजेशन लेवी एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो उसके लिए भी आ गई ई कॉमर्स ऑपरेटर की। सर एक योगेश जी का क्वेरी आ रही है। योगेश जी आप लाइन पे हैं? योगेश जी, योगेश जी नहीं, अच्छा मैं सर मैं, ये कैमरा बंद हुआ है, पता नहीं किसने किया। हाँ जी बोलिए बोलिए, क्या क्वेरी है? ठीक है, मैं लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट ऑलरेडी अप्लाइड एंड एप्लीकेशन पेंडिंग, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टोटल इनवॉइस वैल्यू फॉर द करंट ईयर 21? मैंने आपको बोला ना, अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो वो वाला सर्टिफिकेट वैलिड होगा, इस साल वही रेट लगेगा अगर पुराना सर्टिफिकेट है। अगर पहली बार अप्लाई किया है, पहले कभी था ही नहीं आपके पास सर्टिफिकेट, उस केस में आपको इंतजार करना पड़ेगा, मॉडिफाइड लॉ आ रहा है। अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है और आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो भी पुराने सर्टिफिकेट का रेट, अगर आपने अप्लाई नहीं किया इस साल या अगले साल के लिए, पिछले साल का पड़ा है, तो भी पुराना रेट। लेकिन आप पिछले साल का भी नहीं है, अगले साल अप्लाई नहीं किया, उस केस में मॉडिफाइड। 3 मैंने क्वेश्चन बताए, दोबारा बता रहा हूं। अगर आपके पास एप्लीकेशन पेंडिंग है, करंट ईयर की एप्लीकेशन पेंडिंग है और पुराना सर्टिफिकेट है, तो पुराने सर्टिफिकेट के हिसाब से वो रेट ले लीजिए। एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है लेकिन पुराना सर्टिफिकेट है, तो भी आप ले लीजिए वो रेट। लेकिन पुराना सर्टिफिकेट ही नहीं है और एप्लीकेशन भी पेंडिंग नहीं है, तो उस केस में तो आपको मॉडिफाइड प्रोविजन बताया जाएगा। ये 3 चीजें हैं। सर एक क्वेरी हो रहा है कि सर, if any penalty order is passed by AO between these days, that is after 20th March, what will be the fate of that order? देखिए, एक्सटेंशन अगर उसको मिली थी, लेकिन वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, तो मना थोड़ी कोई कर रहा है। जैसे आपने 80C में अगर 31 मार्च को जमा करा दिया तो मना थोड़ी कर रहा है, वो ऑर्डर पास कर दिया उसने। लेकिन अगर वो ऑर्डर नहीं पास कर सका तो एक्सटेंशन। जैसे 148 का नोटिस है, अगर वो इशू कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो 180 वो 30 जून तक कर सकता है। आप पॉइंट को समझिए, मना थोड़ी है 31 मार्च तक नहीं करना, कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो 30 जून तक ले जाएगा वो। इसमें बेनिफिट ये मिल जाएगा कि एसएससी कैन फाइल द अपील आफ्टर दैट डे। यस, वो ठीक है। जो पेनल्टी की अपील फाइल करनी है, उसके लिए जो टाइम पीरियड 30 डेज था या तो वो केस बढ़ जाएगा 30 जून तक। एक और चीज बताइए, पावर ले ली गई है इस ऑर्डिनेंस में कि ये 29 जून के बाद भी हो सकता है, 30 जून के बाद भी हो सकता है। तो पावर इसलिए ले ली कि हो सकता है कि बड़ा काम हो जाए, तो इसलिए उन्होंने कर। चलिए सर एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, ये जो सेक्शन 6 से रिलेटेड, आई एम दिनेश वर्मा दिस साइड सर। गुड आफ्टरनून रवि सर। आफ्टरनून अरुण जी। सर जो सेक्शन 6 के ऊपर हम थोड़ा सा आज ब्रीफ रह गए। अरुण जी एक रिक्वेस्ट ये है कि एक सेशन जो है
वो एक्सक्लूसिवली ऑन सेक्शन 6 जो है वो अलग सर से मुझे करिए। तो बोला गया कि बहुत टेक्निकल मत हो। नहीं सर, मैंने टेक्निकल हो जाता एक एक लाइन समझा देता। सर मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट करी, सेक्शन 6 के ऊपर अरुण जी एक सेशन अलग से चाहिए। जरूर जल्दी आपको इन्फॉर्म करेंगे। अरे तो दिनेश जी अगर आप अकेले ही हैं तो मेरे को टेलीफोन करके पूछ लो ना, क्या जरूरत है। सर मैं तो अक्रॉस द रोड हूँ सर, मैं आ भी सकता हूँ, पास भी है मेरे हाँ पास। कोई अक्रॉस द रोड नॉट अलाउड, आई विल नॉट अलाउ यू, नो क्वेश्चन। सर एसेंशियल सर्विसेज, सर एसेंशियल सर्विसेज सर। चलिए सर। सर मुझे क्या है, इनको चाय पिलानी पड़ेगी, मुझे इनको खिलाना पड़ेगा, आजकल बंद है सब कुछ। चलिए सर और बोलिए। श्योर सर। सर एक क्वेरी में पूछूं सर? हैं जी रवि जी हाँ जी बोलिए रवि जी। सर एक 36(5)(a) में जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है वो ड्यू डेट वाला, वो दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड बाय द स्पेसिफाइड डेट अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट्स। हाँ जी। अब वो रिस्पेक्टिव एक्ट्स में डेट तो प्रोविडेंट फंड एक्ट में दी हुई है और वो डेट मेरी अप्रैल में आ सकती है, मई में आ सकती है। सर ऐसा है, जरा सुनिए सर। पहला पॉइंट तो ये है, कुछ जजमेंट 12-13 जजमेंट वो हमारे फेवर में आई थी, वो आपके मित्र ने दे दी थी, उसकी वजह से 12-13 जगह से आ गई और वो जजमेंट तो कह दिया जी आप 30 ड्यू डेट तक दे सकते हैं, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट आपके अगेंस्ट दे दी और उसमें कह दिया नहीं, ड्यू डेट अंडर रिस्पेक्टिव होती है सारी है जी। वो सारी डिपार्टमेंट उन्हें वो एडिशन होने का कारण है, वो मैंने बताया था, सीपीसी कर्नाटका में है और क्योंकि कर्नाटका में है तो ज्यूरिडिक्शन सीपीसी का कर्नाटका है और कर्नाटका के केस में जब वो उन्होंने डिसीजन अगेंस्ट दिया है तो सीपीसी मजबूर है, उसको तो करना ही पड़ेगा डिसअलाउ। लेकिन अब अगर रिस्पेक्टिव में जाकर अपने कोर्ट की बात कर सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दी अभी तक तो। मेरी सिर्फ क्वेरी है सर, क्या ये मैं समझ गया, सुन लीजिए, हो सकता है ईएसआई में, पीएफ में कोई डेट एक्सटेंड हो जाए, वो होगी, इंतजार कीजिए, वो तो अलग एक्ट है ना, उस एक्ट में वो डाल देंगे कि भी डेट कैन बी डिपॉजिटेड, वो हो जाएगी। वो इनकम टैक्स के हाथ में पावर नहीं है, वो तो ईएसआई एक्ट में पावर है या पीपीए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पावर है, तो गवर्नमेंट ले आएगी, लेबर मिनिस्ट्री ले आएगी उसमें चेंज और कह देगी कि ये पैसा आप इस तारीख तक जमा करा सकते। ये आएगा सर, जरूर आएगा, क्योंकि 15 तारीख तो लास्ट डेट होती है, 15 तारीख तो आ गई। सर आप कहोगे तभी आएगा। नहीं ये यहाँ मेरा नहीं चलती, लेबर मिनिस्ट्री में नहीं चलती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करो, लेबर मिनिस्ट्री मेरे हाथ में नहीं है। आप बोलोगे तो हो जाएगा सर। चलिए सर होगा, चलिए भगवान से प्रार्थना करते होगा। दीपक बहल जी लाइन। हाँ जी बोलिए बहल साहब। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून जी। Sir, I have two queries. One is regarding explanation to 211 of Income Tax Act. This is regarding extension of application of money, which was expiring on 31st March 2020. So will that automatically be extended to 30th June? सर आप कहना चाहते हैं कि आपने पैसे अप्लाई करने थे 85%, यही कहना चाहते हैं? लास्ट ईयर यही जो खत्म हुआ? नहीं सर, ये वाला नहीं, ये तो सर ड्यू डेट आगे आएगी उसकी, that has to be done, 9A has to be filed before। अरे मैं प्रीवियस ईयर 19-20 की बात कर रहा हूँ, असेसमेंट ईयर 19-20 की बात कर रहा हूँ, मैं भी 19-20 की बात कर रहा हूँ सर। असेसमेंट ईयर अरे सर मैं कह रहा हूँ 19-20 है, असेसमेंट ईयर कहाँ से आ गया? प्रीवियस ईयर में खर्च करना होता है। नहीं सर, एक्यूमुलेटेड अमाउंट 11(2) में एक्यूमुलेट करा हुआ है। अरे वो अब आपने 11(2) की एक्यूमुलेटेड की बात करो, जो 5 साल का पीरियड खत्म हो रहा है, ये उसके तो वो आ गया ना टाइम पीरियड। सर ये 1 ईयर वाला, सॉरी ये 1 ईयर वाला है। ओके सर, अच्छा ओके, मैं नेक्स्ट ईयर में खत्म करूंगा, नेक्स्ट ईयर में यूज करूंगा, यही कहा ना? yes, वो नेक्स्ट ईयर में यूज करूंगा, तो उस केस में आपको बोला गया ना कोई एप्लीकेशन है, उस केस में आप चिंता नहीं कीजिए, 30 जून तक कर ले। अगर वो फॉल करता था, नहीं प्लीज, अगर वो डेट फॉल करती थी 20 मार्च के, 1 ईयर का पीरियड पूरा मिलता है। यस, इसमें 1 ईयर पूरा मिलता है। ठीक है, कर सकते हैं। Another question is regarding 197 lower deduction of tax certificate. As you said that it can be on the basis of the previous year certificate, you can take for the another 3 months. So if there is new parties which are being added in the current year, then what is to be done in that case? Rate is ऐसा है, आपकी बात को मान गया कि वो एज पर वो होते थे, नाम दिए जाते हैं, वो नाम नहीं दिए गए, उसका प्रैक्टिकली क्या होगा? आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि वो लॉ एक्सटेंड कर रहा है
और कह रहा है प्रीवियस यूज कर लो, तो आपका मतलब है प्रीवियस में वो वाले तो कवर हो जाएंगे जिनकी ऑलरेडी लिस्ट थी, वो वाले कवर नहीं होंगे जिनकी लिस्ट नहीं है। आप इंतजार कीजिए, वो मॉडिफाइड सिस्टम में शामिल है, इंतजार। Limitation of the amount is also expired. Now the new lease of amount will be guaranteed in 3 months on proportionate वो basis. कोई बात नहीं, वो एक्सटेंड हो गया, वो एक्सटेंड हो गया, अमाउंट की बात नहीं, वो एक्सटेंड हो जाएगा, उसकी Thank you, चिंता नहीं है, वो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप चिंता नहीं कीजिए। सर और कोई क्वेश्चन? भूमिका जी का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन सेक्शन 148, क्योंकि वो क्रॉस फिंगर्स करके लोग बैठे हैं, तो 148 क्या बताऊं सर, क्लास 148 में अगर 31 मार्च तक नोटिस दिया जा सकता था, वो अब 30 जून तक दिया जा सकता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। आपने तभी तो मेरे से पूछा था अगर अरुण जी कि वो वेल टेस्ट की क्या जरूरत थी। अरे वेल टेस्ट का जो लॉ में चेंज आया वो इसलिए आया था कि 17 सेक्शन में रीअसेसमेंट है, और रीअसेसमेंट का नोटिस 31 मार्च तक जा सकता था, या 6 साल का पीरियड या 4 साल होता है, उसका एक्सटेंड किया गया है। सारी चीजें आपके बेनिफिट के लिए नहीं होती है, डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए भी है ना। डिपार्टमेंट के पास भी टाइम नहीं है देने का, तो उन्होंने कर दिया है 31 मार्च के बाद 30 जून तक ले। सर आशीष लखोटिया जी पूछ रहे हैं क्या क्योंकि ड्यू डेट 31 मार्च थी। हाँ जी, हाँ जी। सो ये मतलब यही है कि वो 148 17 सारे हो सकते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा। हाँ, और बोलिए सर। क्वेश्चन आ रहा है कि आशीष जी का व्हाट कुड बी द लॉजिक दैट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सटेंड द फाइनेंशियल ईयर। आवाज नहीं आ रही किसी की। आशीष लखोटिया जी का क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द सर अपना नाम जहाँ आता है। सर मैं आशीष लखोटिया सर ये क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंशन की बड़ी उम्मीदें थी, एक बार तो बहुत ज्यादा ग्रुप में चैट वैट भी हो गई थी, तो व्हाट कुड बी द रीजन, क्या थॉट प्रोसेस क्या है कि ये एक्सटेंड नहीं किया? सॉरी सर, गिरीश जी लाइन पे नहीं है, क्योंकि देखिए लॉजिक इसमें हमें क्या मिल जाता एक्सटेंड करके, क्योंकि कोई देखिए पूरे ईआरपी सिस्टम और पूरे ये नहीं, जैसे गिरीश जी से हमारी पर्सनल बात हुई थी, अभी आ जाते हैं लाइन पे, वही आपको हाँ। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि इसको एक्सटेंशन असर आई है। गिरीश सर बोलिए अब आ गया। हाँ, आशीष जी का क्वेश्चन दोबारा बोलिए। सर फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंशन की बहुत एक्सपेक्टेशन थी सबको कि ये महीना खराब हो गया। कोई फाइनेंशियल का एक्सपेक्ट कोई नहीं है, कोई चांस नहीं है। नहीं बिल्कुल गलत है। फाइनेंशियल कोई नहीं बढ़ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। अरे वो आप जो रिजर्व बैंक के बारे में व्हाट्सएप पे देख रहे हो, वो रिजर्व बैंक 31 मार्च में आना चाहता है, इसलिए किया है उन्होंने। आप गलत कह रहे हैं, कोई एक्सटेंशन नहीं होना फाइनेंशियल का किसी भी मतलब से। क्यों करें एक्सटेंशन, किस लिए? जब कैलेंडर ईयर लाना होगा तो देखेंगे, अभी कोई एक्सटेंशन नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। नहीं होगा। और लिस्टिंग कंपनीज के लिए सर सेबी ने रिलैक्सेशन दे दिया है कि आप रिजल्ट्स बाद में पब्लिश करेंगे, 15 दिन 45 दिन जो एक्सटेंशन दिया उसके हिसाब से। वो कंपनी लॉ में वो भैया वो सेबी का लॉ है और वो है। मुझे इनकम टैक्स की बात करे करिए बस। मैं तो ऑलरेडी फंस चुका हूँ कंपनी उसमें शेयरों में, आगे से मैं नहीं फंसना चाहता। भैया मेरे से मत पूछो इसका। सर अशोक अग्रवाल जी की एक इंफॉर्मेशन है कि द गवर्नमेंट हैज अलाउड 45 डेज इंस्टेड ऑफ 15 डेज ऑफ पेमेंट ऑफ ईएसआई। अशोक अभी ईएसआई, हाँ जी मैंने कहा था रवि जी, ठीक है सर, मैं कोई गलत बात नहीं करता, ये लॉ अलग है, वो देंगे। 15 का 45 कर दिया है। अशोक अग्रवाल जी तो वो देखते तो उन्होंने देख लिया होगा। मैं आजकल मेरे को क्या है कि मुझे वो लॉ पढ़ा नहीं है, क्योंकि ऑफिस में बैठ के तो हम बड़ा कुछ देख लेते थे। घर में बैठ के तो जितना मैं देख सकता हूँ उतना ही देखता हूँ ना। हो जाएगा, वो हो गया है सर, हो गया। अशोक अग्रवाल जी ने इंफॉर्मेशन दे दी है कि वो हो गया है। थैंक यू। और कोई क्वेरी है जी? शशांक गुप्ता जी कुछ ये अपने घर वाले पूछते रहते हैं, चलो पूछो। शशांक जी पूछिए। शशांक जी आवाज नहीं आ रही उनकी। शशांक गुप्ता जी, हाँ जी। अरुण जी आप क्वेश्चन रिपीट कर दो, उनकी आवाज नहीं आ रही, आप ही क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सर व्हाट डू वी डू पोस्ट लॉकडाउन सिंस यू आर नाउ आल्सो डेलिब्रेटिंग ऑन। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जीएसटी पे बोलने लग जाओगे तो हमारा क्या होगा, तो आप प्लीज जीएसटी पे। मैंने अरुण जी आज से परमिशन लेके बोला है
हाँ से परमिशन लेके बोला मुझे 4 ही पॉइंट आते थे और शशांक से डिस्कस करके किया है। ये बदमाशी कर रहा है, ये बताना चाहता है मेरे से पूछ के किया है। नहीं शशांक, हम जीएसटी चेकअप किया था, सेशन करेंगे। आज रवि जी से बात हो गई है तो शशांक सर मैंने चेकअप करके किया था। मैं जानता हूँ लॉ को थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं जानता। इतनी हालत नहीं खराब है मेरी, लेकिन जितना जानता उतना बोल दिया है। मुझे भी किताब लिखनी पड़ती है, इंटरमीडिएट की किताब है, उसमें जीएसटी लिखना पड़ता है, तो गलती नहीं करता मैं, चिंता नहीं करिए। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है, हम अभी ले सकते हैं 2-4 क्वेश्चन रिगार्ड वैभव बजाज जी। वैभव बजाज जी, सीए वैभव बजाज। और कोई है तो पूछे। वैभव जी बताइए। हाँ जी सर, हाय सर, माय क्वेश्चन इज regarding section 194N, how about a new company who's been incorporated in like 2 years or 3 years? तो उसकी पिछले 3 सालों की रिटर्न थोड़ी होती है। जब नई कंपनी है तो पहली बार रिटर्न है, तो उसका वही 1 करोड़ से ऊपर वाला कैश की विड्रॉल की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी सर, 194N की बात कर रहे हैं ना। है जी, लिमिट विल बी 20 lakhs और 1 crore। नो 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 1 करोड़। वो पिछले 3 सालों में रिटर्न नहीं भरी, पिछले 3 सालों में ड्यू ही नहीं थी तो रिटर्न कहां से भरते। अरे नई कंपनी है तो ड्यू ही नहीं थी, रिटर्न ड्यू थी और उन्होंने भरी नहीं, उसका केस होता है वो। सर एक YouTube पे क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी सर, सेक्शन 80JJAA का डिडक्शन पहले नहीं लिया था जबकि मिलना था, क्या रेक्टिफिकेशन फाइल करके ले सकता हूं? देखिए ऐसा है, रिवाइज रिटर्न करके, रेक्टिफिकेशन नहीं। अगर आपका टाइम पीरियड पर रिवाइज रिटर्न है, करंट ईयर की होगी 19, तो कर सकते हैं 80JJAA, क्योंकि वहां लिखा इफ इट हैज नॉट बीन क्लेम्ड एज डिडक्शन सेक्शन 80 में बड़ा क्लियर कर रखा है ATAC में, तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लेम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने क्लेम नहीं किया, अगर रिटर्न का टाइम पीरियड है रिवाइज करने का जो 31 मार्च था उस साल की, पुराने सालों की नहीं, तो आप रिवाइज करके ले लीजिए। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है YouTube पे सुजल अग्रवाल जी का। If I have fully consumed the limit as given in certificate under section 197, then also can we use the same? Yes, you can use for next year. You can use for 3 months. 3 months. 3 months. ठीक है अरुण जी, आप मेरे ख्याल क्लोज करें। 1 मिनट और बता दूं, 3 months और the disposal of your application, whichever is earlier. तो क्लोज करते हैं, और भी क्वेश्चन होंगे तो वो नोट कर लीजिए, फिर सर से लेके उसका रिप्लाई फिर बाद में कर लेंगे। We have already crossed about 1 hour 45 minutes. मुझे तो आदत है क्योंकि इसी से वजह मेरे एक्सरसाइज हो जाती है। शाम को भी 5 बजे फिर भी मैंने बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, शुक्रिया दोस्तों इस जूम मीटिंग को सक्सेस बनाने के लिए, क्योंकि अराउंड 2400 is on live on our YouTube channel and अब हम मंडे को एक सेशन डॉक्टर रवि जी से, जिसमें डिटेल में हम रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिस्कस करेंगे, और ट्यूसडे को हम इकोनॉमिस्ट समीर कोचर जी से जो वायरस है इसकी जो इम्पैक्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी पे, वो बहुत lightning session होगी। और no doubt this is not our in domain of tax law educator society, but in the current scenario it is desirable to have such session। and और एक हम GST के ऊपर भी सेशन करेंगे, प्लीज बने रहिएगा। thank you all all the best, thank you very much, thank you sir, thank you, all the best, thank you sir।